मैं अपने प्रोड्यूसर से लड़ सकता हूँ, मेरा प्रोड्यूसर मुझसे लड़ सकता है, मेरे सेट के ऊपर आप स्पॉट वैसे बदतमीजी नहीं कर सकते। जेट कम्युनिटी का कहना ये है कि मैंगो जो है वो एक मीठा आम है, मीठा ऊपर मीठा जट, तो जट तो मीठा हो ही सकता है। ट्विटर के ऊपर मुझे मरीम नवाज फॉलो कर, साइको की जो यूके में प्रमोशन हुई है, आप हिल जाएंगे उस पर। कितना पैसा लगाया जो उनके प्रोड्यूसर थे सलमान भट्ट साहब। स्वीटहार्ट, मेरी जिंदगी का भी बेहतरीन दिन वही था जब मैं आपसे मिली थी। सर एक फिल्म बनाई सैयद नूर साहब ने, तेरे बाजरे दी राखी। उस फिल्म में काम किया जन्नत मिर्जा जो कि एक मशहूर टिकटॉकर भी हैं। सैयद नूर साहब ने इख्तलाफ किया कि वो जन्नत मिर्जा की वजह से फिल्म नहीं चली। आपकी फिल्म मेरा लियारी, क्या आप समझते हैं वो धनानीर की वजह से फ्लॉप हुई है, लोग धनानीर को देखे नहीं आए? ये सोशल मीडिया पे जो व्यूज आते हैं वो कंट्रोवर्सी से आते हैं, ठीक है, सीधी बात से नहीं आते। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट फिरोज चौधरी और आप इस वक्त देख रहे हैं वॉइस ऑफ क्लिक मी पाकिस्तान। आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही खास है क्योंकि मेरे मेहमान जो हैं वो बहुत ही खास है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम है, डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, फिल्म मेकर हैं। नाज़रीन, ये अपनी बोल्ड स्टोरी टेलिंग, कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स और डिफरेंट स्टाइल की वजह से डिस्कशन का हिस्सा बने रहते हैं। आज हमने इनको दावत दी है, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की कंट्रोवर्सीज पर बात करेंगे। तो बगैर वक्त ज़ाया किए वेलकम करते हैं वन एंड ओनली अब्बू अलिया साहब को। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर कमिंग हियर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं। मुझे ये बताएं, आपकी जर्नी का जो आगाज हुआ अली सजाद शाह से अब्बू अलिया तक बनने तक का जो सफ़र था वो कैसा रहा? सर वो सफ़र मज़े का है। वो इसलिए मज़े का है कि अली सजाद शाह माँ बाप का दिया हुआ नाम है, ठीक है, और अबू अलिया मेरा अपना चूज़ किया हुआ नाम है, जिसका मतलब है अलिया का अबू जी। अलिया का मतलब है अली की बेटी। सो अलिया जो है वो मेरी बेटी का नाम है, ठीक और है। उसके नाम को लेके मैं जर्नी लेके चल रहा हूँ। और डीप डाउन कहीं मेरे इसमें है कि ये इस जर्नी में अगर कहीं थोड़ी बहुत सक्सेस मुझे मिलती है माँ की दुआ के बाद, उस बेटी के नाम की बरकत है। क्या बात है। सर जब मैं आपके बारे में थोड़ी सी रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि आप एक जर्नलिस्ट थे, उसके बाद आप फिल्म मेकिंग में हैं, तो एकदम ये इतना बड़ा चेंज कैसे? अच्छा, जर्नलिस्ट जो है ना वो बहुत ही वो हो जाता है, क्या कहते हैं, बहुत ही ड्राइंग रूम टर्म्स लगती है, बड़ी जर्नलिस्ट आपका फौरन कॉन्सेप्ट आता है यार किसी टाई लगा के किसी एंकर के तौर पर बैठा होगा। जी। मैंने क्राइम रिपोर्टिंग की है। अच्छा। सो जो मैंने क्राइम रिपोर्टिंग असली वाली की है, वो जो फील्ड वाली होती थी कि आप सुजुकी 80 के ऊपर या पुराने मॉडल के कावासाकी के ऊपर आप 100 रुपये का पेट्रोल डलवाते थे। वाह। और 16 थाने आप फिरते थे, ठीक है, कोर्ट कचहरी जाते थे, केसेस का फॉलोअप लेते थे। ठीक है। और शाम को जब आप आते थे तो मैंडेटोरी था कि आपके पास एक ऐसी खबर होनी चाहिए एज अ क्राइम रिपोर्टर जो पूरी मार्केट में किसी के पास ना हो। बिल्कुल ठीक है। वरना आपको एडिटर की गालियाँ पड़ती थी। जहाँ वो क्राइम रिपोर्टिंग की हुई। वाह। तो एज अ क्राइम रिपोर्टर मेरी वही थ्रू आउट जर्नी रही है। कितना अर्सा की है? वो मैंने मोर देन 10 ईयर्स। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म मेरा उर्दू का है, स्टार्टेड फ्राम रोज़ाना पाकिस्तान, फिर ख़बरें, फिर डिफरेंट अखबारात में आगे पीछे, फिर एक स्पोक्समैन था, फिर डेली टाइम्स के अंदर छोटा मोटा मेरा इंग्लिश जर्नलिज्म भी साथ साथ चलता रहा। तो फिर कैसे ख्याल आया कि जर्नलिज्म छोड़ के फिल्म मेकिंग की तरफ आया जाए? अच्छा, बिल्कुल ख्याल नहीं आया। वो कार्ल जंग मेरे वन ऑफ द फेवरेट फिलोसफर हैं। तो वो कहते हैं कि लाइफ इज़ व्हाट हैपेंस विद यू व्हाइल यू आर बिजी मेकिंग अदर प्लान्स। तो ज़िंदगी वो होती है जो आपके साथ हो जाती है जब आप कुछ और सोच रहे हो। सो मुझे नहीं बनना था फिल्म मेकर। मैं वो नहीं हूँ जो कहता है कि मतलब ऐसा नहीं था कि एज अ कैरियर फॉलो करना। अच्छा। हम जो ये हैं ओल्ड स्कूल वाले, जो 33-10 से पहले वाले जो लोग हैं, हम सब लोगों ने फिल्में देखी हैं, और हम सब ने फिल्में देखते हुए या तो ये कहा कि भाई जी अगर मैं बढ़ाता ना फिल्म तो मैं एंजॉय नहीं करनी सी, या अगर मैं शान की जगह होता तो मैं एक्टिंग करनी। हम सब ऐसे थे ना। हाँ, हम आज की जनरेशन के मुकाबले में हम लोगों ने सिनेमा को बहुत सीरियसली लिया। हम सिनेमा के लिए लाइन में खड़े होते थे, हम खिड़कियों में हमने बाजू फंसा के तोड़वाए हुए हैं टिकट खरीदने के लिए, और हम फिल्म को एंजॉय करते थे। हमारे लिए फिल्म हमारी ज़िंदगी की वाहिद एंटरटेनमेंट थी उस दौर के अंदर। बिल्कुल ठीक। तो शौक उस दौर के हर आदमी को शौक था फिल्म का कि मुझे फिल्म मेकर बनना है या फिल्म करना। मैंने अभी कहीं बताया भी है कि मैं एक बार घर से भाग के आ गया था। वही मैं लाहौर आ गया था, यहाँ पे स्टूडियो पहुंच गया था, और मुझे पता नहीं था मैं क्यों आ गया था। बस मैं आ गया था, मुझे फिल्मों में काम करना था। क्या काम करना था? झाड़ू लगाना था, सफाई करनी थी, क्या करना था कुछ पता नहीं था। वो एक फिल्म का वो एक था शौक। मेरी वालदा को मेरे दोस्त बताते थे, उनको लगता था कि ये खतरनाक काम कर रहा है, कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं उसको मार देगा। जिस किस्म की खबरें फॉलो अप करता है, जिस किस्म की स्टोरी से फाइट करता है। अच्छा, उस दौर में कराची के हालात भी थोड़े से? नहीं, मैं इस्लामाबाद में कर। अच्छा, मेरी जर्नलिज्म जो है इस्लामाबाद पिंडी का है। अच्छा, मैं इस्लामाबाद पिंडी की हूँ। तो उस दौर की ये था। तो अच्छा, उस ज़माने में क्या होता था कि उस ज़माने में आपने खबर लगाई किसी के भी खिलाफ, वो खबर
जितनी मर्जी सच्ची या बुरी है, इन ऑर्डर टू अवॉइड द इंक्वायरी आपको लीगल नोटिस आ जाता था। अगर आप एक करप्ट अफसर हैं, आप पे खबर लगी है, तो आप जाएंगे किसी के भी वकील के पास, बोलेगा भाई लीगल नोटिस भेज दो उसको। तो लीगल नोटिस आता था अखबार को और क्राइम रिपोर्टर को। और ये आप किसी पुराने रिपोर्टर से पूछ लें, लाहौर के किसी रिपोर्टर से पूछ लें कि जिन रिपोर्टर के खिलाफ लीगल नोटिस आए उस दिन बाकायदा पार्टी होती थी अखबार के दफ्तर में। लीगल नोटिस मिलना रिपोर्टर की Achievement है। ओह माय गॉड, अचीवमेंट होती थी, इसकी सेलिब्रेशन की जाती थी। लीगल नोटिस को एडिटर्स इतना एंजॉय करते थे, इसका मतलब है कि हमने कोई ऐसी खबर दी है जिसपे कोई तकलीफ हुई है। तकलीफ हुई है। आज की तारीख में किसी को लीगल नोटिस है उसको नौकरी से फारिग कर देते हैं। हाँ जी। तो ये बड़ा डिफरेंस है। लीगल नोटिस को कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं समझा जाता था, लीगल नोटिस वाज अ ब्लडी अचीवमेंट। तो वो मेरी अम्मी को वो लगता था। फिर ये हुआ है कि वालदा को जो है वो ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ, स्टेज 3। डॉक्टर्स ने बता दिया कि इनके पास सिर्फ 1 साल है। माएँ जो होती है ना, माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला और माओं से ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने वाला कोई नहीं होता। तो अम्मी मेरी ने कहा कि मैं तो नहीं करवाऊंगी अपनी केमोथेरापी और इस पूरे प्रोसेस में नहीं जाऊंगी अनलेस एंड अनटिल ये सुबह से शाम तक ये सारे प्रोसेस में मेरे साथ खड़ा होगा। मेरे 2 छोटे भाई भी थे। इससे तो मैं तो आदि हूँ ना, घर में कोई पानी मांगता हूँ तो भाई आके ला कर दे देता है या बहन ला कर दे देती है। तो मैंने कहा एक ही बात है, मैं भी कभी नहीं करेगा, तू अगर ये करेगा। उसके पीछे की लालच ये थी कि इसका ये पूरा सर्कल है ना क्राइम रिपोर्टिंग का, ये डिस्टर्ब हो जाएगा, तो ये इससे छोटेगा, ये मुझसे जुड़ा रहेगा तो ये हो जाएगा। वो इतना इमोशनल मेरे लिए वो दौर था कि मैंने कहा हाँ ठीक है। अब क्या है कि हफ्ते में 2 दिन वालदा को लेके जा रहे हैं, उनकी केमोथेरापी चल रही है, उनके टेस्ट चल रहे हैं, शाम को रोजाना एक जगह लोकल डॉक्टर के पास लेके जाना है, उनके एक इंजेक्शन लगवाना है, वो पूरा प्रोसेस। फिर उनके लिए मेडिसिन चीज़ें, फिर उनके लिए खुराक, बहुत सी चीज़ों को हम फेस कर रहे थे पहली बार जब आपके घर में कैंसर पेशेंट आ जाता है चीज़ों को लेके। फिर हमारे यहाँ मैं एक स्टडिंग क्लास है जिसमें बंदा सिर्फ पैसे कमा रहा होता है, घर का बड़ा। वालिद साहब बहुत हो गए थे, 15 ईयर्स ओल्ड। अच्छा, 2 बहनों और 2 भाइयों को मैं बड़ा भाई था, तो बेसिकली मैं घर का बाप भी था, सबको लिए मैं सब रोटी कमा के लेके आता था। तो वो इमोशनल अटैचमेंट उस तरह की नहीं होती हमारे यहाँ ना, कि आप रोज़ाना आके आप माँ के गले में बाएं डाल के ये नहीं कहते हैं कि आप मेरी माँ हो, या माँ भी आके सर पे हाथ रख के नहीं कहती है। अब एक अनसेट किस्म का आपका एक होता है कि हाँ ठीक है तुम मेरा पुत्र है और कहते हैं मेरी माँ। लेकिन वो एक मौका था कि 1 साल था कि जब मुझे लगा कि नहीं अब ये जा रही हैं, अब मैं जितना इनकी खिदमत कर सकता हूँ वो चीज़ें जो मैंने नहीं की, जो हमने मुमताज़ मुफ्ती साहब भी बड़े मज़े की बात करते हैं मिडिल क्लासियों के बारे में। फरमाते हैं कि अगर एक बाग के किसी बेंच के ऊपर अगर 2 लोग बैठे हुए हैं और आपस में बात नहीं कर रहे हैं, सुनके बाप बेटा होंगे। क्योंकि हमारी मिडिल क्लास में है ही नहीं है बाप अपने बाप को हक करें या बाप अपने बेटे को करें। वो एक था ही ऐसे एक सिस्टम हमने रखा हुआ था कि वो एक हमने एक स्टूपिड किस्म का पता नहीं कहाँ से एक पोप किस्म के नाम पे एक जुमला आ गया था कि वो औलाद को ना खुआओ तो सी उन्होंने सोने का नवाला थे, देखो उन्हें शेर दिया ना। नहीं सर, आपकी औलाद आपकी दोस्त होनी चाहिए था कि हर मसला आपको आके बताए। दैट्स व्हाट आई बिलीव अब आके दुनिया में। तो अम्मा के कहने के ऊपर वो जो मसला हुआ है, अब क्या हुआ है कि मैं वो कर रहा हूँ, उनका इलाज कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। उस जमाने में वो नई फेसबुक आई थी, अच्छा सोशल मीडिया नया चल किस की बात हम बात कर रहे हैं 2000 स्पेस की बात कर, ठीक है। वो नई फेसबुक आई हुई थी, चीज़ें आई हुई थी। तो अब मैं फ्रस्ट्रेटेड था उसमें, और मैं सोशल मीडिया पे जाता था और मैं भड़ास निकालता था। जो गुस्सा था मुझे कुदरत के ऊपर, ओवरऑल के मेरी माँ मरने वाली है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं शायद उनका बेटर मेडिकल ट्रीटमेंट भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। मैं फिर वो भड़ास वहाँ निकालता था, कभी किसके खिलाफ कभी किसके खिलाफ, कभी पोलिटिकल बातें। अच्छा, मैं जर्नलिस्ट था तो मैंने पॉलिटिकल पार्टीज़ की बीट की हुई थी, मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करता था, तो मेरे पास हर स्टोरी के 2 पहलू होते थे। तो मैं रगड़ने में मार तो हो गया, मैं छोटा मोटा ट्रोल था। आजकल के ट्रोल सब गालियाँ देते हैं, मैं सटायर पे खेलता था, टंक्स करते हैं रोस्ट। हाँ, मैं रोस्ट करता था, तो कमाल, मैं बगैर गाली के रोस्ट करता था और मैं आग लगा देता था। अच्छा, और मैं वो कहते हैं ना, वो की कहते हैं अन्ना दहशतगर्द, मैं वो था कि मैं रिएक्शन की परवाह नहीं करता था। ठीक, जो इस आदत ने मुझे आगे बढ़ा किया। मैं जाता था किसी चलती कमेंट के अंदर, किसी बड़े फॉलोअर की पोस्ट के ऊपर मैं एक कमेंट करके उसकी पूरी पोस्ट की धज्जी उड़ा के मैं सो जाता था। जब मैं उठता था तो 15 लोग नीचे मेरी गालियाँ निकाल रहे थे, 15 लोग कह रहे थे वाह शाजी की लिख देता तुम, इट वाज लाइक दिस। सो हुआ। अच्छा, उसके बाद फिर ट्विटर आया। ठीक, ट्विटर ने हमें बहुत हेल्प आउट किया लिखने में, निटिंग में, क्योंकि ट्विटर उस वक्त ना एक वर्ड्स की उसमें लिमिटेशन थी कि आप 120 वर्ड्स से ज़्यादा आप अपनी पोस्ट लिख नहीं सकते। तो जुमलों की आप एक जुमला, आप एक ख्याल लेते थे, पैराग्राफ, उसको फिर एक लाइन में लेके आते थे, फिर आपने एक लाइन में जुमला बोलना है कि वो जुमला पूरा अपना मायना करे। क्योंकि एक ट्विटर की अगर है कि ख्याल को आप 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो वो मज़ा नहीं रहे, बिल्कुल ठीक है, अब वायरल नहीं हो पाएगा, ऐसे ही है। तो उससे मुझे जुमले लिखने में आसानी हुई। अच्छा, जो मैं लिखता था तो उसमें फिर ये हुआ कि अब आपको इस्लामाबाद की क्राइम रिपोर्टर से निकल के फेसबुक के एक आदमी है रैंडम, जिसको कराची के लोग भी फॉलो कर रहे हैं, यूके का भी कर रहे हैं, तो वो हो गया।
ठीक। उस ज़माने में कराची का ऑपरेशन हो रहा था, मैंने एमक्यूएम की बीट की हुई थी, मैं कराची ऑपरेशन में चीज़ों के बारे में बहुत जानता था। तो मुझे एक रवायती आइडिया था ना, एक आइडियल जो थॉट थी जो लाहौर में हर बंदे को लगती थी कि एमक्यूएम वाले बता हो रहे हैं, बोरी बंद लाशें हैं, जो भी एक प्रोपेगेंडा चल रहा था, परसेंट था। मैं उसके डिफरेंट बात करता था। अच्छा। उसका फायदा हुआ कि उर्दू स्पीकिंग ने मुझे फॉलो करनी शुरू कर दी। कराची की इंडस्ट्री जो थी एंटरटेनमेंट, वो उर्दू स्पीकिंग के ऊपर थी। तो बहुत से लोग आए हैं कि यार आप जुमलेबाजी कर लेते हो, व्हाई डोंट यू ट्राई फॉर द कंटेंट। तो ऐसा कंटेंट राइटर पे मैं ट्रक की बत्ती के पीछे लगा, मैंने आइडियाज़ डेवलप करने शुरू किए हैं। ठीक है। मैं आइडियाज़ लिखता था, जाता था डिफरेंट प्रोडक्शन हाउसेज में, सस्ता सा एक सदर में होटल पकड़ के, और मैं हर जगह अपने आइडियाज़ भेजता था। क्या हुआ? काम तो नहीं मिलता था, ठीक है, लेकिन क्या होता था कि मेरे कुछ दोस्त बन गए थे जो टीवी डायरेक्टर्स थे। अल्लाह जन्नत बख्शे, फुरकान डी सिद्दीकी साहब थे, अच्छा। सैयद आतिफ अली थे जिन्होंने बाद में पीछे तो देखो फिल्म बनाई और फिर परी फिल्म बनाई। तो इनके ड्रामास के सेट पे मैं जाता था। सो इंस्टेंट इनके सेट पे जाके मैं एज अ डायरेक्टर का दोस्त आया इस्लामाबाद से, अच्छा। मैं वो प्रोटोकॉल ज्वाइन नहीं करता था। मैं 4 दिन के लिए आया हूँ, 4 दिन में आप मुझे कहीं खड़ा कर दें। तो मैं जब पहली फिल्म का तख्शा कर रहा था तो खलील महराज भाई ने मुझे कहा, यार मैंने तुम पहले हम कहाँ मिले हैं? तो मैंने कहा मैंने वो पुराने ड्रामे के सेट के ऊपर आपको सीरियल ला के लिए। अच्छा। ठीक है, मैं जब आरफा फिल्म कर रहा था तो उनकी हीरोइन ने मुझे कहा कि हम कहाँ हैं। हमने कहा वो कहाँ देखा अली भाई? मैंने कहा पुराने सिटकॉम के मैंने कपड़े प्रेस किए थे, वो गलत हो गया था, आपने मुझे गालियाँ दी थी। तो वो जो छोटे छोटे मैं काम करता था ना, उससे मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मुझे पता लग गया कैमरा मैन क्या सोचते हैं, गैफर क्या सोचता है, फोकस पुलर क्या सोचता है, लाइट पे खड़ा एक लड़का क्या सोचता है, जो राइडर है जो सामान लेके आ रहा है वो क्या सोचता है, स्पॉट बाई की क्या है। ठीक है, मेरा आज भी मेरी कोई रेड लाइन नहीं है। मैं अपने प्रोड्यूसर से लड़ सकता हूँ, मेरा प्रोड्यूसर मुझसे लड़ सकता है, मैं अपने एक्टर से आर्ग्यूमेंट करता हूँ, एक्टर मेरे से आर्ग्यूमेंट कर सकता है। मेरे सेट के ऊपर आप स्पॉट बॉय से बदतमीजी नहीं कर सकते, मुझे स्पॉट बॉय को कोई डिफेंड नहीं कर सकता। और हाँ, मुझे गुस्सा अपने हीरो के ऊपर है, मेरी जरूरत नहीं हीरो से बात करने की, तो मैं गुस्सा किस पे निकालूंगा? स्पॉट बॉय जो है हमारे, जो चाय पिलाते हैं, सर्व करते हैं, वो बेसिकली सबका पंचिंग बैग होते हैं। बिल्कुल ऐसी। तो मेरे सेट के ऊपर ये रेड लाइन है, आप उनसे बदतमीजी नहीं कर सकते। ठीक है सर, जर्नलिस्ट से फिल्म मेकर, माशाल्लाह अच्छी फिल्म्स बना रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप उजागर कर रहे हैं, लेकिन बहुत सी कंट्रोवर्सीज आपके नाम के साथ जुड़ी हैं। कंट्रोवर्सीज में रहने का शौक है? नहीं, फिर देखिए होता क्या है, एक है रन ऑफ द मिल। रन ऑफ द मिल पैटर्न क्या है जो मैं फिल्में बना रहा था, कि आप फिल्म बनाएंगे रोमांटिक कॉमेडी, आप हीरो लेंगे, हीरोइन लेंगे, 4 तरह ढूंढेंगे, इसके गिर्द आपने गाना गाना है। ठीक है। ठीक है, 4 गाने, और आपने फिल्म बनानी है रोमांटिक कॉमेडी, और उसको छोटी ईद पे लगाना है और बड़ी ईद पे लगाना है। ठीक है, तो आप कमर्शियल डायरेक्टर बन जाएंगे, आपको एक ही बार फिल्म मिलती जाएगी। मैं ईद पे आता ही नहीं था, मैंने कहा बाकी दिनों की बात कौन करेगा। तो आपकी कहानी में इतना दम होना चाहिए कि वो फिल्म लोगों को 5 साल बाद भी याद रहे। ठीक है, उस थॉट का उस वक्त मजाक उड़ाया गया। ठीक है, जावेद इकबाल इस ईद के ऊपर 3 साल बैन रहने के बाद सी प्राइम के नाम से एक है, उन्होंने ख़रीदी हमारे प्रोड्यूसर से, जावेद अहमद काके बोतो सार से, और यूट्यूब पे लगी। 3 साल बाद भी सोशल मीडिया पे अगर आप चेक कर लें तो ईद पे लगने वाली फिल्मों से ज़्यादा बात जावेद इकबाल की होगी। ठीक है, तो एक कंटेंट 3 साल के बाद भी जिंदा था, ये है। बिल्कुल ठीक है। पिछले 5 साल में जितनी कमर्शियल फिल्में बनी हैं, और सब फिल्में बहुत अच्छी, वो फिल्में कहाँ हैं? मेरी 3 फिल्में, शॉर्टकट, सुपर पंजाबी एंड द टकसाली है, जो मैंने उसके 3-4 साल में बनाई हैं। ये तीनों फिल्में बेस्ट इंडियन OTT प्लेटफॉर्म पे पड़ेंगी। नेटफ्लिक्स, अमेजोन आपसे फिल्में खरीदेंगे, जो बेस्ट अवेलेबल रिसोर्सेज है, मेरी फिल्में वहाँ पर बिकी है, बड़े अच्छे पैसों में बिकी है, मेरे प्रोड्यूसर्स को उनके पैसे बड़े अच्छे मिले। ठीक है। मेरा लियारी जो रिलीज हुई है उसको अभी शजीब मेमन साहब ने खुद असेंबली में अनाउंस करके बताया कि हमने कहाँ से हमने कितने पैसे की, उसको कितने की हमने बेच दी OTT के ऊपर, कितने की हमने हम टीवी को बेची है। लेकिन यहाँ पे मेरा एक सवाल है, जितनी फिल्म्स आई हैं अभी, जिनमें ज़ॉम्बी डी है, आग लगे बस्ती में, इनके अलावा अगर बात करें आपकी फिल्म मेरा लियारी, साइको फिल्म आई शान साहब की, उसके अलावा जितनी फिल्म्स आई हैं सारी जो हैं वो फ्लॉप हुई हैं, क्यों? देखिए 2 चीज़ें हैं, एक तो ये है कि फ्लॉप का कॉन्सेप्ट क्या है। फ्लॉप का कॉन्सेप्ट एक तो ये है कि अगर आज से 10 साल पहले एक फिल्म सनमा पे चलती थी तो 1 हफ्ते के बाद आप कहते थे फिल्म चली या नहीं चली है, डब्बा है या फ्लॉप है, क्योंकि जब सनमा से फिल्म उतर जाती थी तो आपके पास तो यूट्यूब भी नहीं था ना, आज से 20 साल पहले नहीं था। तो उस आपकी फिल्म उतर गई तो उतर गई सनमा से, तो आपकी फिल्म नहीं चली, पैसे नहीं बने, फ्लॉप होगी। आज की तारीख में क्या हम ही लोग ये क्लेम नहीं करते कि शाहरुख खान की जो किंग आने वाली है उसका 250 करोड़ के OTT राइट्स बिके हैं, टॉक्सिक के राइट बिके हैं, यश की फिल्म के फलाने के राइट्स बिके हैं। सो OTT के राइट्स एक रियलिटी है, राइट के राइट्स एक रियलिटी है, और एयरबोन्स के राइट्स, म्यूजिक राइट्स की एक रियलिटी है। आपकी फिल्में बिकती हैं,
मेरे लिए नहीं चली, सिनेमा पे नहीं चली, क्योंकि चली एक आर्ट मूवी थी। आप जिन फिल्मों की बात कर रहे हैं, चाहे वो लव दी सो हो, चाहे वो साइको हो, चाहे वो कुछ जो भी फिल्मों की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, या इवन बुल्ला है, डिफरेंस क्या है? वो भी नहीं चली, ये भी नहीं चली। तो मेरा लियारी में इससे पहले तो इन फिल्म में फ़र्क क्या है? मेरा लियारी एज अ फिल्म मेकर जैसे मैंने सोची थी, एक स्लो बर्न आर्ट मूवी, एक रिक्शा ड्राइवर्स की बेटी की स्ट्रगल, मैंने वैसे ही बनाई। ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं टाइटैनिक बनाने जा रहा था और मुझसे मेरा लियारी बन गया। बाकी फिल्में ऐसी नहीं थी। बाकी फिल्में अगर आप साइको का टेम्पलेट उठा के देखें, बेसिक आइडिया, लव दी सॉन्ग का अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट सुने आप इमरान मलिक साहब से, वो एक बाकायदा एक कमर्शियल टेम्पलेट था जिसके ऊपर पूरी टीम खड़ी हुई, एक्टर्स ने बिलीव किया। जो फिल्म आखिर में एंड प्रोडक्ट बनी वो वैसी थी ऐसे बनाना चाह रहे थे, ये हुआ। अब उसके पीछे बहुत से फैक्टर इन्वॉल्व हो सकते हैं ना, ठीक है। तो मैं जैसी फिल्म बनाना चाहता था मैंने वैसी बनाई, मुझे अपने प्रोडक्ट पर पता था। लेकिन आप जैसी फिल्म बनाना चाहते थे वैसी बनाई, लेकिन एक स्टेटमेंट ये भी आई थी कि पहले दिन सिर्फ 22 टिकटें ली हैं। अब ये यार ये बड़ा सा सवाल है। अच्छा, हमारा ना एक ग्रुप, यार ये थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्वेश्चन, हमारा एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें हम हैं, एक्टर्स आ रहे हैं। तो वो खबर आ गई कि जी मेरा लियारी जो है वो ईद के तीसरे दिन जो है फैसलाबाद के सन्ना से उतर गई है, क्योंकि उसके ना 22 टिकट बिके हैं, 22 टिकट बिके हैं दूसरे दिन, और तीसरे सन्ना से उतर गई है फैसलाबाद से। तो ग्रुप के अंदर ना एक वो लिंक आ गया उसका। अच्छा। तो उसके ऊपर मैंने लाफ्टर दिया और मैंने कहा कि ये 22 बंदों को ढूंढ के कोई तमगा वमगा दे दें। फैसलाबाद जिस शहर में किसी ने हमारी 22 टिकट खरीद के 8 मूवी देखी है, वी शुड सेलिब्रेट दिस। अब ये लाफ्टर हो गया। ठीक है। अच्छा, आई डोंट नो एल्गोरिथम है क्या है, तो मैं फेसबुक पे गया तो उसी सिनेमा की वो पेज मेरे सामने आ गया, फैसलाबाद वाले सिनेमा था। तो मैंने वैसे ही उसको देखा तो उसमें मेरा लियारी लगी हुई थी। मैंने कहा ये क्या है? तो मैंने फिर पिछले दिन जब देखा फिर भी मेरा लियारी लगी हुई थी। तो मैंने फिर उसके ऊपर एक पोस्ट लगाई फेसबुक पे और ट्विटर पर, इंस्टा पे, कि मेरा लियारी फैसलाबाद में सिनेमा में लगी हुई है। ठीक है। तो कोई अगर कह रहा है, मतलब मैं ट्रोल नहीं करता ना किसी को, कोई अगर कह रहा है कि ये उतर गया तो वो गलत कह रहा है, क्योंकि मेरे हिसाब से लगी हुई फिल्म, ठीक है। ठीक है। तो 22 वो हमने एक पोस्ट लगा दी, ठीक है, तो हमने क्लियर कर दी। उसके बाद क्या हुआ कि वही जो साहब हैं जिन्होंने वो खबर चलाई थी, क्योंकि एल्गोरिथम है ना आपका यूट्यूब का और फेसबुक का, आपको नेगेटिविटी चलती है, कंट्रोवर्सी वायरल होती है ना सर। तो उसके बाद ये हुआ है कि फिर ईद के ऊपर उसी सिनेमा पे दूसरे दिन 3 बड़ी कमर्शियल फिल्मों में से 2 फिल्में उतर गई, ठीक है। तो मैंने कहा इस पर भी, उसको इनबॉक्स में मैसेज किया, मैंने कहा इस पर भी खबर चला दो कि उतर गई हैं। जो बड़ी फिल्में थी ना, तो बजट फिल्में थी। मेरा लियारी जो है एक आर्ट मूवी है, उससे 4 गुना ज़्यादा बजट पे बनी हुई है लव दी सो, और 6 गुना बजट के ऊपर बनी हुई है साइको। अच्छा। और साइको का जो अमेरिका और यूके का जो बजट था प्रमोशन का, आपकी सोच है साइको के लिए यूके में प्रमोशन हुई है, आप हिल जाएंगे उस पर, कितना पैसा लगाया जो उनके प्रोड्यूसर थे सलमान भट्ट साहब। हाँ, तो साइको एक प्रॉपर मेगा फिल्म थी। ठीक है। तो आपने मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जिसपे आपने कहा कि शान को लोग देखना चाहते हैं, उनकी जो फिल्म बुल्ला काफी पसंद की गई, लेकिन उसके बाद जब अब साइको आई है फ्लॉप हो गई। सर बात यह है कि शान सुपरस्टार है फिल्म का। शान कहीं वो नज़र नहीं आता ना सर। शान को आप 8 बजे जियो पर नहीं देख सकते, एक्सप्रेस पे नहीं देख सकते। शान फिल्म का आदमी है, तो शान को देखने के लिए फिल्म, शाहरुख खान आपको, आमिर खान, सलमान खान आपको नहीं मिलेंगे ना टीवी के ऊपर। OTT की एक एग्जाम्पल अलग है, उसके सब लोग एक अलग दुनिया पे आ रहे हैं। तो शान को लोग देखना चाहते हैं। शान को मुझे लग रहा है शान को लोग एक्टर देखना चाहते हैं, ठीक है। शायद वो शान को एज डायरेक्टर नहीं देखना चाहते हैं, शायद अली बात। शान रात 8 बजे लोग नहीं देख सकते टीवी पे, तो तो नहीं आता ना। सवाल ये है कि फिर सर ड्रामा के जो एक्टर्स हैं वो फिल्म क्यों कर रहे हैं? सर ड्रामा के एक्टर देखें, ड्रामा आपकी इंडस्ट्री क्या है, ठीक है। आपकी इंडस्ट्री चले OTT पे आते हैं, नेटफ्लिक्स पे आते हैं, चीज़ों पे आते हैं। जो नेटफ्लिक्स के एक्टर आए हैं, कुछ नए एक्टर भी उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए हैं, लेकिन उनके जितने बड़े मेगा सीरियल थे जिस पे नेटफ्लिक्स खड़ा हुआ, पहचान बना, पाकिस्तानी ने भी देखा है नेटफ्लिक्स नाम की चीज़ एग्जिस्ट करती है, वो कौन एक्टर थे? सैफ अली खान फिल्म का आदमी था, फिल्म के आदमी को OTT में लेकर आए। मिर्ज़ापुर की पूरी कास्ट जो थी वो ऑलरेडी फिल्मों में काम कर रही थी, वो वहाँ से उठा के लेकर आए। उनका फिल्म बड़ा है, टीवी छोटा है। हमारा टीवी बड़ा है, फिल्म छोटी है, ठीक है। ठीक है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हुमायूं सईद हो गए, फ़ाद मुस्तफ़ा हो गए, बाकी जितने एक्टर हो गए वो उनको फिल्म करनी, वो टीवी के एक्टर नहीं है। टीवी वो कर रहे हैं अपनी दाल। सर एक एक्टर को अगर लोग घर में 8 बजे या 9 बजे देख रहे हैं रोज डेली बेसिस पे अगर देख रहे हैं, तो फिर वो बड़ी स्क्रीन पर 1500-1000 रुपए की टिकट खर्च क्यों देखें? हाँ, वो इसलिए देखेगा कि आप उसको फिर वैसा दिखाएं जैसा टीवी पे नजर नहीं आ रहा। प्रॉब्लम तब होती है कि जैसे आप टीवी पे नजर आ रहे हैं, जैसे आप इंस्टाग्राम में नजर आ रहे हैं, वैसे ही अगर आप फिल्म पे भी दिखाई दे रहे हैं तो मैं आपको क्यों देखूंगा? यासर हुसैन, उनका इंस्टाग्राम उठा के देख लें, ठीक है। उनका जावेद इकबाल से पहले का पूरा कैरियर उठा के देख लें, फिल्मी कैरियर। जावेद इकबाल में कैसे लगे आपको? जावेद इकबाल में जैसे आए ऐसे पहले टीवी पे नहीं आए, दोबारा भी नहीं आए,
बिल्कुल टकसाली गेट में आयशा उमर के जैसा मैंने दिखाया एज अ प्रोस्टिट्यूट, ना पहले आई ना बाद में आई। बिल्कुल ऐसे ही है। दाना नीर, दाना नीर एक बहुत बड़ा कमर्शियल नाम है। दाना नीर को आप मेरा लहरी में देखें विदाउट मेकअप के, तो एक्टर टीवी के आप ले सकते हैं, उनको आप दिखा कैसे रहे हैं, उनको दिखाना किस तरीके से, उनके उनके कैरेक्टर आपने कितना डेवलप किया, उनकी लुक एंड फील पे कितना काम कर रहे हैं। ऑडियंस जो है, ऑडियंस एलिमेंट ऑफ सरप्राइज को लव करती है। तासुर है कि पाकिस्तानी जो फिल्म्स हैं वो ड्रामा लगती हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? यार ये तासुर नहीं है, ये मैं सोशल मीडिया पे कमेंट्स पढ़ रहा था लोगों के, और मोस्टली पंजाब के लोग बात कर रहे होते हैं, ठीक है ना। जो पंजाब का जो टेक्नीशियन है ना बैक इन द डेज, वो बहुत सॉलिड था, ठीक है। ठीक है। कराची का जो टेक्नीशियन है आज की तारीख में बहुत सॉलिड है। आपके पास बेस्ट जो डीओपीज हैं कराची में मिलेंगे, बेस्ट साउंड इंजीनियर आपको कराची में मिलेंगे, बेस्ट फोकस पुलर आपके कराची में बैठे हुए हैं। ऐसे नहीं पंजाब में बेस्ट लोग नहीं है, कराची के लोग मुझे लग रहा है कि ज़्यादा साउंड हो चुके हैं। तो बुल्ला की हम बात करते हैं, तो बुल्ला पंजाब की फिल्म है, पंजाबी फिल्म है, नासिर साहब का स्क्रिप्ट है, लेकिन अगर आप बुल्ला की पूरी जो टीम उठा के देख लें वो कराची की टीम है। ठीक ठीक है, वही टीम थी मेरे साथ मैंगो जट में भी थी। असरार खान डीओपी हैं, न्याज भाई उसमें गैफर हैं, या उसकी जो प्रोडक्शन आर्ट के जितने लोग सब कराची के। तो वो फ़र्क आपको नज़र आया बुल्ला की सिनेमाटोग्राफी में नज़र आता है, विजुअल में नज़र आता है। मैंगो जट आ रही है, मैंगो जट कॉमेडी फिल्म है। हाँ, मैंगो जट उसका काम है वो उसमें कॉमेडी है, रोमांस है, वो आपको हंसाएगी और आपको। लेकिन सर मैंगो जट की कंट्रोवर्सी इस वक्त चल रही है, पंजाब में सबसे ज्यादा कम्युनिटी जट कम्युनिटी है, आपने उनको हर्ट कर दी, उनके जज्बात में जरूर कर दिए। कैसे जज्बात? ये मैंगो के साथ आपने जट लगा दिए। मैंगो क्या है? मैंगो एक फल है जो पाकिस्तान में सबके, मेरे घर में है, तो आइडिया ये है कि एक घर में अगर 5 साल का बच्चा है और एक 75 साल का बच्चा है, हर आदमी, आप 60 साल 80 साल की भी हो गए, आपके अंदर एक बच्चा होता है। बिल्कुल ठीक है। तो आम जो है ना सबका फेवरेट फल है, ऐसी है। मैंने आज तक एक बंदा नहीं देखा, वो मिर्जा हाली भी कहते हैं सब गधे आम नहीं खाते, आम तो सब खाते हैं। बिल्कुल। सो आइडिया ये था कि आपने माखा जट और तीखा जट और ऐसा फलाना जट टिंगाना जट, आपने जट को इतना वायलेंट दिखा दिया हुआ है। हम आपको एक ऐसा जट दिखाते हैं जिसको 5 साल का बच्चा भी प्यार कर रहा है फिल्म के अंदर, और उस फिल्म के अंदर जो हमारे 75 ईयर्स का बूढ़ा भी प्यार कर रहा है। ठीक है, लेकिन जट कम्युनिटी का कहना ये है कि मैंगो जो है वो एक मीठा आम है, मीठा, बिल्कुल ऐसे। ऊपर मीठा जट, तो हाँ। जट तो मीठा हो नहीं सकता। नहीं सर, मीठा आप उसको गलत लेके जा रहे हैं, परसेप्शन को आप गलत लेके जा रहे हैं। देखिए मैंगो एक अच्छा फल है, एक जायकेदार फल है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, या तो कोई जट ये कहे कि मैनू अंब पसंद नहीं है, तुसी ये फिल्म तुसी जट नू अंब देना नहीं, आम तो सबको पसंद है सर। मेरी देखें लॉजिक क्या है, ठीक है। अगर इस फिल्म के अंदर हमारा जो मैंगो जट है वो ट्रांसजेंडर है, वो हाथ लड़ा के बात कर रहा है जनाना अंदाजों से, ठीक है, वो ऐसी बातें कर रहा है जो मीठे पने वाली बातें कर रहा है, तो फिर तो आपका एतराज बिल्कुल बजा है। ठीक है, अगर मेरा जो जट है मुराद जट, ठीक है, वो मुराद जट है, वो मुराद जट है, और वो मुराद जट जो है इसमें फिल्म में वो सेवियर है, वो अपनी बहन का सेवियर है, वो अपनी बहन के बच्चों का सेवियर है। वो जिस लड़की से प्यार करता है उसके लिए वो पूरे पिंड की वाट लगा देता है। तो मेरा जट जो है वो बड़ा कड़ाके वाला है। ठीक है। लेकिन जैसे हमारे जट भाइयों को उनकी बीवी सतराज कह के बुलाती है, उनकी कोई अगर महबूबा होगी वो जानू कह के बुलाती है, जान कह के बुलाती है, तो इस फिल्म में जो हमारी हीरोइन है वो उसका नाम रखती है मैंगो जट। वो कहता है मैंगो जट ऐ की होया, ठीक है, कहते तू मिठा भी है तो सोना भी, मिठा से बना दे, तमीज से बात करता है, चाहत से बात करता है, क्यूट आदमी है। ठीक है। वो खड़ा, वो गाली नहीं देता, वो बदतमीज नहीं है। तो आपका जो मुराद जट है वो फेमिनिस्ट है, वो बच्चों से भी प्यार करता है, वो लड़की से तमीज से बात करता है। तो तमीज से बात करने के ऊपर वो पंजाब की लड़की उसको कॉम्प्लीमेंट करती है, पंजाब की ही लड़की जट्टी ही उसको नाम रखती है। तो सब बात यह है कि अगर आप आशिक हैं तो आपके महबूबा आपको किस नाम से बुलाए कि इस पर किसी को एतराज नहीं हो सकता। लेकिन आपकी फिल्म के साथ ही क्यों कंट्रोवर्सी बनती है? सर मुझे लगता है कि देखें एक फिल्म आ रही है, पसंद ज्यादा करते हैं लोग आप? नहीं सर, मैं कहता हूँ किसकी, मुझे बताएं कि क्या साइको को आपने कैसा रिसीव किया? इन्हीं लोगों की जो बात कर रहे हैं, इनको साइको के बारे में उनके क्या कमेंट्स हैं, बुल्ला के बारे में इनके क्या कमेंट्स थे, इन्हीं लोगों के आपने पढ़े हैं इनके बारे में। प्रॉब्लम क्या है कि अब आपको बड़ा क्लियरली पता लग गया, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, अब आपको पता लग गया कि सोशल मीडिया पे जो व्यूज़ आते हैं वो कंट्रोवर्सी से आते हैं, ठीक है, सीधी बात से नहीं आते। आप कहेंगे एक बड़ी अच्छी फिल्म आ रही है मैंगो जट, आप लाजमी देखें उसको, तो ठीक है आ रही है तो क्यों हो गया, सारी आ रही नहीं, और सी नहीं बनने देंगे। इस पे कमेंट्स, इस पे डिबेट स्टार्ट होती है, इस पे 4 लोग बातें कर रहे हैं। मैं आपके पास आया, आपने भी मुझसे सवाल कर लिया, मैंने भी जवाब दे दिया, ठीक है। अच्छा सर, गुफ्तगू का बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन अब एक चलते हैं सेगमेंट की तरफ, फिल इन द ब्लैंक्स। डैश फिल्म देखकर पता लगता है कि इस पे मेहनत हुई। आप उसको ऑनर करेंगे फिर? जी। ओके, जॉयलैंड। अच्छा, क्या खास बात थी? मुकम्मल फिल्म थी। अब जॉयलैंड, ये आपको उस सवाल का भी जवाब है।
और जो फ्लॉप उसकी बात करते हैं। आपको पता है कि पिछले 5 सालों में अगर किसी फिल्म ने हकीकत में पैसा बनाया, उसको पैसा बनाना कहते हैं, वो जो आइलैंड है। जो आइलैंड ने दुनिया भर से पैसा कमाया, पाकिस्तान में बैन है। पाकिस्तानी के हिसाब से फ्लॉप है ये भाई, ट्रेड के हिसाब से। जो आइलैंड ने पैसा बनाया, जो आइलैंड के नाम पे फंडिंग मिली प्रोड्यूसर्स को, जो आइलैंड ने दुनिया भर में फेस्टिवल से अवार्ड लिए, जो आइलैंड के नामों के साथ एज एन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जो है वो रिज का नाम जुड़ गया, उसमें मलाला का नाम जुड़ गया, जमैमा का नाम जुड़ गया, और सबने अच्छे खासे पैसे दिए इन शेप ऑफ पाउंड्स में, डॉलर में, यूरो में। तो जो आइलैंड एक सक्सेस स्टोरी है। आपके हिसाब से, ट्रेड के हिसाब से वो एक बैन फिल्म है, कंट्रोवर्शियल फिल्म है, सही बात। फिर उसने पैसा बनाया। जो आइलैंड एक खूबसूरत, एक मुकम्मल फिल्म है। मैं फ़ैन हूँ साइम सादिक आफ्टर जो आइलैंड, मेरी वन ऑफ द फेवरेट फिल्म है। ठीक हो गया। सबसे ज्यादा मुझे डैश की एक्टिंग पसंद है। फैसल कुरैशी की रेंज बहुत ज़्यादा है एज एन एक्टर। ठीक हो गया। मेरी लाइफ का सबसे मुश्किल चैप्टर डैश था। मेरी लाइफ का सबसे मुश्किल चैप्टर जो था वो मेरी वालदा की जो बीमारी है इसको हैंडल करना था, क्योंकि एज अ मिडिल क्लासिया, स्ट्रगलिंग मिडिल क्लासिया, हमें तरबियत नहीं दी जाती अपनी माओं के साथ प्यार को शेयर करने की उस तरीके से। तो मेरे लिए मुश्किल था मैं कैसे उनको ये बता सकूं कि आप के साथ जो हो रहा है, जो दर्द आप फेस कर रही हैं केमोथेरेपी में, और जिस पूरा जो भी आपके साथ ये प्रोसेस चल रहा है, मैं उतना ही दर्द महसूस कर पा रहा हूँ, मैं इनको बता ही नहीं पाया। सेकंड जो मेरा फेस था, अभी हिस्ट्री मेरे साथ हुआ, अभी बहुत बड़ा झटका लगा। मेरा भाई बहुत हो गया अली अब्बास, इससे अभी कुछ महीने पहले, वो मेरे लिए बहुत बड़ा शौक था। मैं पिछले 1-2 साल से कराची में शिफ्ट हो गया हूँ, मेरी फैमिली यहाँ पे है। मैं प्रॉपर वो कटा हो अपने इस्लामाबाद के कुछ क्लोज रिलेटिव से, बस हेलो आई फ़ोन तक था। तो उसके मरने का मुझे बहुत शदीद दुख हुआ, और आई रियलाइज्ड उसके बाद मैंने अपनी लाइफ के बहुत से गोल सेट किए। मैं दोबारा से कनेक्ट हुआ उसकी मौत के बाद अपनी फैमिली के साथ, बहनों के साथ, क्लोज रिलेटिव्स के साथ, कि रियलाइज़ हुआ कि वो लोगों की नज़र में मेरा भाई था, उसकी नज़र में मैं उसका बाप था। तो मुझे वहाँ पे होना चाहिए था उसके लिए जब मैं उसको मेरी ज़रूरत थी। वो ये दोस्त मैं बहुत रिग्रेट करता हूँ चीज़ों। ठीक हो गया। डैश इंडियन डायरेक्टर का काम बहुत पसंद है। मैं एक्चुअली जो फ़ैन हूँ, और मैं स्क्रिप्ट राइटिंग में उनको फॉलो करता हूँ। मेरे इंस्टा फेसबुक पे उनकी तस्वीर लगी हुई है एज अ कवर फोटो, सत्यजीत रे। इंसाफ इंडियन भी कह सकते हैं, बंगाली भी कह सकते हैं, उन्होंने इंडियन मूवीज़ भी बनाई है। तो मैं सत्यजीत रे काइंड ऑफ सिनेमा का बहुत बड़ा फ़ैन। मेरी फिल्मोग्राफी में मेरी टॉपिक चूज़ करने में, जो कैरेक्टर्स के अंदर मैं लेयर्स डालता हूँ, मैं वो बहुत शदीद इंस्पायर्ड है सत्यजीत रे से। ठीक हो गया। मौला जट मूवी में डैश की कमी थी। विच वन? मौला जट 2 जो भी है। मौला जट 2, मैं ये बात कहीं कह भी चुका हूँ कि मौला जट जो है वो बेस्ट पंजाबी फिल्म एवर मेड है, बेस्ट पंजाबी फिल्म एवर मेड है। तो मुझे उसमें कोई कमी नज़र नहीं आती। वो एक मुकम्मल कमर्शियल सिनेमा है, और आप कुछ नहीं करें, आप सिर्फ यूके की वेबसाइट पर जाएं जो ऑथेंटिक है, आप सिर्फ उसका यूके का बिजनेस उठा के देखें, आप हिल के रह जाएंगे। सिर्फ यूके से उस फिल्म ने 50 करोड़ कमाया, असली बात। तो मोना जट और टारगेट ऑडियंस की बात करते हैं, जट की फिल्म थी। आप कनाडा में जाएंगे, आप ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे, अमेरिका में जाएंगे, आप इस सरदार से मिले, पाजी मोना जट, वो नहीं बना सके ऐसी फिल्म, सही बात। वो नहीं बना पा रहे। बिल्कुल ऐसी है। डैश देसी फूड मेरा फेवरेट है। यार हर वो खाना जिसका बिल भी और पे करे। मैं क्राइम रिपोर्टर रहा हूँ छोटा सा, तो आपको पता है कि हमारे यहाँ एक अच्छा रिपोर्टर, मतलब हम जैसे लोगों में इस्लामाबाद पिंडी में एक अच्छा रिपोर्टर उस ज़माने में, और अच्छा फोटोग्राफर जो कैमरा वाले से किसको समझा जाता था कि हमारे यहाँ क्या होता था कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए और वहाँ पे लोगों ने 40 समोसे लगाए हुए और 40 कप चाय के, बंदे 60 आ गए। तो जैसे ही वो कहता हाँ जी बिस्मिल्लाह रिफ्रेशमेंट स्टार्ट हो गई, तो जिसने 2 समोसे वहाँ से निकाल लिए ना सब टूट पड़ते थे। वो अच्छा रिपोर्टर और अच्छा होता। तो मैं उस ज़माने में सबसे ज़्यादा प्लेट में भर के ले आता। ठीक है। बकरा पसंद है आपको? बकरा सर गोश्त तो मुसलमान की पहचान ही है। मुसलमान की 2 ही पहचान है, उसका खतना हुआ होता है, दूसरा वो गोश्तखोर होता है। तो गोश्त के मतलब है। मुझे सबसे ज्यादा डर डैश से लगता है। अपनी बीवी से सबको लगता है। अच्छा। अपनी बीवी से, अभी बेगम से मैं वो डरता हूँ। ठीक है। लाइफ में सबसे ज्यादा डैश ने मेरा साथ दिया। यार ये मैं बार बार कहता हूँ, नेचुरल बलागा में मौला अली का एक कोल है, मेरा फेवरेट कोल है। वो फरमाते हैं कि मुफलिस हुआ इसका कोई दोस्त नहीं। सो हम लोग बैठे हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप चाहे ना आप वही कि उन्होंने ये नहीं कहा कि मुफलिस हो नहीं, इधर प्यो नहीं, इधर भरा नहीं, इधर रिश्तेदार ना नहीं। मुफलिस हुआ इसका दोस्त नहीं।
मेरे पास ज़िंदगी में जब भी जित बुरा वक्त है, मेरे यार आए, उन्होंने मुझे खड़ा किया दोबारा से। मेरे यार। फिल्म इंडस्ट्री के रिवाइवल के लिए डैश पे फोकस देना सबसे अहम है। कंटेंट 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 को इज्जत देनी पड़ेगी आपको। अच्छा ठीक है सर, एक फिल्म बनाई सैयद नूर साहब ने, तेरे बाजरे दी राखी। उस फिल्म में काम किया जन्नत मिर्ज़ा जो कि एक मशहूर टिकटॉकर भी हैं। सैयद नूर साहब ने इख्तलाफ किया कि वो जन्नत मिर्ज़ा की वजह से फिल्म नहीं चली। आपकी फिल्म मेरा लियारी, क्या आप समझते हैं वो दनानीर की वजह से फ्लॉप हुई है, लोग दनानीर को देखे नहीं आए? देखिए सैयद नूर साहब एक तो बहुत बड़ा नाम है पंजाब का ना, तो उनकी किसी बात के ऊपर मुझे मेरा कमेंट करने की औकात भी नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट मेरा लियारी जितने लोगों ने देखी पाकिस्तान में, वो दाना की वजह से देखी। आप मेरा लियारी के ऊपर हार्श से हार्श व्यूज़ भी उठा के देख लें, रिव्यूज़ भी उठा के देख लें, जो भी हैं उसमें भी दाना नीर की परफॉर्मेंस की वो लोग तारीफ़ कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है कि एज अ फिल्म मेकर हमें ये एडमिट करना चाहिए। जैसे मैं जब एक फिल्म बनाता हूँ या ड्रामा बनाता हूँ, तो जब आपका नाम ऐसा टाइटल आ जाता है ना सर, ऐसा क्या करना तो शिप आ जाता है, तो इस फिल्म में जो अच्छा है वो भी आपका है, आप क्रेडिट लेना चाहे तो ले लें, लेकिन जो बुरा हुई वो उसके भी आप जिम्मेदार हैं। तो मुझे लगता है कि एक एक्टर को किसी फिल्म के चलने ना चलने का जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए, किसी को भी जायका की जिसने फिल्म बनाई है वो एक है उसके बारे में। तो मैं तो मतलब दाना नीर का एहसानमंद हूँ कि उसने फिल्म की, क्योंकि वो ऑफबीट फिल्म थी, मुश्किल कैरेक्टर था, विदाउट मेकअप के था, और जिस तरीके से गर्मियों में मई जून में लियारी में फ़ुटबॉल की प्रैक्टिस करना, शूट करना, फिर उस फिल्म को उसने कैरी किया ऑल द वे सोशल मीडिया। वो यूके फिल्म फेस्टिवल में गई, वो लाहौर के प्रीमियर में आई, कराची के प्रीमियर में आई। उस फिल्म के ऊपर उन्होंने आखिर में क्रिटिसिज्म भी आया है कि स्टूपिड कमेंट्स में है, तो उसको भी उसने बड़ा डेलीकेटली हैंडल किया कि आपने भी तो सवाल किए थे उनसे, उन्होंने कितने प्यार से किया था। तो उसको एग्जैक्टली पता था कि ये फिल्म की टारगेट ऑडियंस क्या है, वो ऑलरेडी वो चीज़ देख के आ गई थी एजुकेशन फिल्म फेस्टिवल में। ठीक है। तो हमारे तो मेरे लियारी के ऊपर इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा रियलिटी ये भी होती है कि कहीं ना कहीं सेल्फ चेक भी होना चाहिए। सेल्फ चेक ये है कि अगर मेरा लियारी के जो प्रोड्यूसर है, जो फाइनेंसर है सिंध गवर्नमेंट है, अगर शजीन मेमन जो है वो सिंध असम्बली में फिगर के साथ बता रहा है कि इस फिल्म का हमने OTT पे इतने $1000 की बेची है, सेटेलाइट पे हमने इतने की टीवी चैनल को बेच दिया और ये यहाँ से इतने पैसे आ गए हैं और हमारे पैसे पूरे हो गए हैं, तो फिर उसको कम से कम फ्लॉप की कैटेगरी में डालें कि उसने पैसे पूरे कर लिए कैसे। और उसका पैसे पूरे करने का या टकसाली गेट का या शॉर्टकट का या सुपर पंजाबी को अभी आप यूट्यूब कर लें, उसके जो वन ऑफ द प्रोड्यूसर थे वो इफ्तिखार ठाकुर साहब थे। ठाकुर साहब का स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है और उसको एंडोर्स किया है हमारे मेन प्रोड्यूसर सफदर मलिक साहब ने, जो बाय द वे तेरे बाजे दी राखी के भी प्रोड्यूसर थे। उन्होंने एंडोर्स किया कि सुपर पंजाबी रिलीज तो पहले मेरे पैसे पूरे हो गए। कहाँ से कैसे पूरे हो गए? कि OTT की डील इफ्तिखार ठाकुर साहब का जो कनेक्शन था पंजाबी डायस्पोरा में, सरदारों में, वो बेच के बैठे हुए थे। क्या हुआ? तो फिल्म उतने बजट में, रियलिस्टिक बजट में बनी थी कि वो फिल्म जो है वो सिनेमा पे अगर अंडर परफॉर्म नहीं करेगी तो पैसे पूरे कर लेगी। बैक इन अ डे ये सहूलत आपको देता था सिंगल सिनेमा। आपको पता है यहाँ पे एक जमाने में 650 सिनेमा था, तो आपकी बुरी से बुरी फिल्म भी बनाते थे ना भाई, वो 4 दिन में अपने पैसे रिकवर कर लेती थी। ठीक है। और उसके बाद चलती थी तो पैसे भी कमा कर देती थी। तो आपके पास ये इतने बजट में फिल्म बनाए कि आपके पैसे पूरे कर और बड़ी फिल्म पे चले। देयर इज अ रीजन कि मेरे प्रोड्यूसर मुझे रिपीट करते। ठीक सर, मुझे ये बताएं कि सिंध गवर्नमेंट भी जो है वो फिल्म बना रही है और पंजाब गवर्नमेंट भी जो है वो फिल्म बना रही है, डिफरेंस क्या है इन दोनों गवर्नमेंट फिल्म? सर मैं सिंध गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा हूँ, मैंने एक फिल्म मेरा लियारी की है, अभी मैं एक लड्डू फिल्म कर रहा हूँ और पंजाब में भी मैं काम करने जा रहा हूँ। मुझे पंजाब गवर्नमेंट का जो मॉडल है बहुत मज़े का लगा है। क्या खास चीज़ है? पंजाब गवर्नमेंट का मॉडल ये है कि पंजाब गवर्नमेंट आपको 3 करोड़ रुपये देता है और वो कहता है कि ये 3 करोड़ हमसे ले लें, वो फिल्म बनाए, आप 6 की बनाए, 10 की बनाए, 3 हम आपको दे रहे हैं किक स्टार्ट, इसके बाद आप अपनी फिल्म की कास्टिंग और चीज़ें उठानी शुरू कर दें। असल चीज़ जो पंजाब आपको दे रहा है, पंजाब आपको रिबेट दे रहा है 30%। वो कह रहा है कि अगर आपकी फिल्म ने रिलीज़ होने के बाद 10 करोड़ किया तो पंजाब गवर्नमेंट आपको 3 करोड़ का इंसेंटिव देगी। सो प्रैक्टिकली अगर मैं 3 करोड़ अपने पल्ले से लगाऊँ, 3 करोड़ पंजाब गवर्नमेंट से लूँ और 6 करोड़ में एक अच्छी फिल्म बनाऊँ, बड़ी फिल्म बनाऊँ, और फिल्म अगर 10 करोड़ करती है तो पंजाब गवर्नमेंट मुझे 3 करोड़ वहाँ से दे देगी। तो एक्चुअली मेरे 6 करोड़ जो है वो पंजाब से पूरे हो गए और जो सिनेमा के जो बॉक्स ऑफिस है बड़ा प्रॉफिट। बिल्कुल। पंजाब गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा कि 3 करोड़ हम दे रहे हैं, 1.5 करोड़ की फिल्म बना लो, 1.5 करोड़ खा लो। ये सही है। अभी रिसेंटली जो है मुक्को फिल्म बन रही है और चूड़िया 2, क्या ये कामयाब होंगी? नो आइडिया। पंजाब की ऑडियंस, फिल्म की ऑडियंस बड़ी दगाबाज है। एक चीज़ एज अ फिल्म मेकर मैं समझूँ हमेशा से, वो शायद सबको समझनी चाहिए। मैं समझ चुका हूँ एज ए एंडी फिल्म मेकर कि जब पाकिस्तान में एक फिल्म हिट होती है ना तो 4 फिल्में और बनना शुरू हो जाती।
4 नए इन्वेस्टर मार्केट में आता है, उनमें से एक मेरे पास आ जाएगा। पाकिस्तान में जब एक फिल्म फ्लॉप होती है ना तो 4 इन्वेस्टर मार्केट से भाग जाते हैं, इनसे एक मेरा भी भाग सकता है। तो एज अ फिल्म मेकर मैं, आपको पता है ईद के ऊपर 3 फिल्में आई, मैंने सबसे ज़्यादा किस फिल्म के हिट होने की दुआ मांगी, वो लवदी सो थी। क्योंकि लवदी सो में फरहान सईद थे, फरहान सईद मेरे से लड्डू कर रहे हैं, जो मेरे कैरियर की सबसे बड़ी फिल्म है, ठीक है। तो मुझे ये था कि अगर ये लवदी सो चलेगी तो इसका फ़ायदा मुझे होगा। आप एक फिल्म का फ़ायदा, एक फिल्म के हिट होने का फ़ायदा अगली फिल्म से उससे उठाते हैं ना, तो फिल्म चलना ज़रूरी है। फिल्म नहीं चलेगी तो उसका नुकसान होगा, सबको होगा, बिल्कुल ये मसला होगा। तो मुझसे पूछे तो मुझको भी चलनी चाहिए, मुझसे पूछे रेड लाइन भी चलनी। लेकिन एक एज अ फिल्म मेकर आप देखते हैं इस चीज को, आप राइटर भी हैं, क्या जेंजीज जो है वो देखने जाएंगी मुक्को और चूड़िया 2? सर देखिए, अब ये फिर मैं आपसे कहूँगा ना कि वो जो लोग उसको बनाने वाले हैं, मैडम संगीता जी हैं, बहुत बड़ा नाम है, जैसे मैं उनका फ़ैन हूँ। अगर आपके पास कभी टाइम हो, वो आपकी पैदाइश से पहले की एक फिल्म है मुट्ठी भर चावल, अच्छा, वो उन्होंने बनाई हुई है। वो आप फिल्म देखें, आप हिल जाएंगे, आप कहेंगे ओह माय गॉड। तो मैडम संगीता की अगर आपने रेंज देखनी तो वो रेंज है, ठीक है। आपने चूड़ियाँ 2 में सईद साहब की आपने रेंज देखनी है तो हम मजादन देखें, चूड़ियाँ देखें, सरगम देखें, और भी उनको सनमा नूर साहब का बड़ा कमाल का सनमा है, ठीक है। अब वो समझते नहीं हैं इन चीज़ों के कि अब 2026 में वो चीज़ें कलेक्ट कर पाएंगी, कनेक्ट कर पाएंगी, नहीं पाएंगी, वो एक अलग बात है। फॉलो ये है कि अब आपके पास सिनेमा नहीं है, अब आपके पास मल्टीप्लेक्स ऑडियंस है, आपका 1000 से 1500 रुपये का टिकट है, आपका पॉपकॉर्न है, चीज़ें हैं, और अब आप अकेले फिल्म देखने भी नहीं जाते। ऐसी तो वो एक है मसला आपका है। दुआएं नहीं सर ये फिल्में चले। तो फिर यहीं पे मैं कहना चाहूँगा कि आप समझते हैं कि हमारी फिल्म जो है वो नेटफ्लिक्स पे आनी चाहिए, क्योंकि अभी रिसेंटली जो है एक स्टेटमेंट सलमान साहब जो कि ARY के ऑनर, उन्होंने कहा है कि हमने नेटफ्लिक्स को रिजेक्ट कर दिया है। तो इस पर आपका क्या सर कहना? सलमान रजा तो रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ARY खुद एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा इदारा है, बहुत बड़ा इदारा, तो वो ही कह सकते हैं। देखिए, यू नीड टू अंडरस्टैंड, असल वो क्या कहते हैं, वी हैव टू एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। तो वो ये है कि आपका जो कंटेंट है उर्दू में है, इंडियन जो कंटेंट है वो हिंदी में है। उर्दू हिंदी एक ही है चंद शब्दों के फर्क से, ठीक है। आप जितना ड्रामा उठा के देखो, आपकी जब यहाँ पे जितनी फिल्में लगती हैं, अभी वो लग रही है इवल डेड लगी हुई है, तो आप हर सिनेमा की वेबसाइट खोलें, उस पर लिखा हुआ है बड़ा बड़ा उर्दू डबिंग के साथ। उर्दू डबिंग नहीं है, वो हिंदी डबिंग ही है। हाँ जी, सेंसर बोर्ड पास कर रहा है, क्योंकि एक लैंग्वेज है, ऐसी ठीक है। आप देखें नेटफ्लिक्स पे सबसे ज़्यादा जो कंटेंट देखा जाएगा, जो हम भी देख रहे हैं, वो के ड्रामा है, कोरियन ड्रामा है। छोटा सा मुल्क है, वो एक ऐसी जुबान में लैंग्वेज बना रहा है जो हम समझ भी नहीं पा रहे, हम समझना भी नहीं चाहते हैं, डबिंग भी नहीं हो रही, सब टाइटल के साथ देख रहे हैं, थोड़ी बहुत अब इंग्लिश सब डबिंग भी आ गई है। तो आप चाहते हैं कि आप नेटफ्लिक्स अमेजोन को टारगेट करें, पंजाबी में बनाएं, ठीक, सिंधी में बनाएं, पश्तो में बनाएं, क्योंकि ये तीनों जुबानों में इंडिया नहीं बना, ठीक है। आपके लिए यहाँ बैठे हुए उर्दू आपकी नेशनल लैंग्वेज है, पंजाबी आपकी रीजनल लैंग्वेज है, आएगी दुनिया के लिए पंजाबी ग्लोबल लैंग्वेज है, क्योंकि वहाँ सरदार बोल रहा है। सिंधी इतना बैठा हुआ है, आपकी सोच है ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, ऐसे आपका इंडियन सिंधी इतना है। अच्छा, आपने आज तक सिंधी में फिल्म भी नहीं बनाई। तो आप जब एक ऐसी लैंग्वेज में फिल्म बनाएंगे, एक ऐसी प्रोडक्ट देंगे जो इंडिया नहीं दे रहा उनको, ऐसे है, तो आपकी फिल्म लग जाएगी। ठीक। एक ट्राई तो करें, आप रीजनल लैंग्वेज में जाएं। तो मुझे लग रहा है कि अगर नेटफ्लिक्स अमेजोन पे आगे फ्यूचर में कोई प्रोजेक्ट आया तो पंजाबी में आएगा। ठीक है, प्रोड्यूसर्स आपको रिपीट करते हैं और नए प्रोड्यूसर्स आपके साथ जुड़ते हैं, कैसे गिरते हैं? यार ये अच्छा सवाल, पाजी के लिए खेल लेंगे यार। अगेन बहुत इजी फार्मूला है। अच्छा, घेरने का? हाँ, बहुत इजी, घेरने का बहुत इजी फार्मूला है। प्रोड्यूसर्स को घेरने का इजी फार्मूला ये है कि आप फाइनेंशियली इन्वॉल्व ना, दैट्स इट। आप जब फिल्म खत्म हो ना, तो आपका प्रोड्यूसर फिल्म लगने के बाद आपसे क्रिएटिवली बात करे, भाई इसको भी कास्ट किया था, इस सीन को ऐसा यार कर लेते हैं, तो की चबल मारी है, तो उसको आप जवाब दे सकें। प्रोड्यूसर आपसे ये ना कहें कि यार यहाँ पे ये पैसे कहाँ लगे थे, ये वाले पैसे कहाँ लगे। सो मैं फाइनेंशियली इन्वॉल्व नहीं होता। आप यहाँ पे क्या होता है, आप एक आइडिया डेवलप करते हैं और आप एक बंदे से कहते हैं पाजी फिल्म बनानी है, कहने जी बनेगी 5 करोड़ तक। आप 5 करोड़ रुपये उससे ले लेते हैं और फिल्म बनाना शुरू करते हैं। पंजाब में ही हो रहा है, कराची में ही होता है। आप फिल्म बनाते हैं 5 करोड़ में, उसके बाद आप आधे पैसे खा जाते हैं, फिर आप कहते हैं भाई और पैसे होते हैं। एक खाता कौन है डायरेक्टर? आपको जिस्ट देखिए, जो फिल्म मेकर है, बिल्कुल ठीक है, एक आइडिया लेके आया उसने, मैं फिल्म बना रहा हूँ, और आपने कहा मैं पैसा लगाता हूँ, हमने जनाब फिल्म शुरू कर दी, आधे पैसे लगे, आधे खा लिए गए, और रोज कहानियाँ सुन रहे होते हैं, हजम के पीछे कहानी चल रही है। उसके बाद क्या करते हैं, या तो फिर आप वो प्रोड्यूसर से और पैसे लेते हैं, या फिर आप नया इन्वेस्टर ढूंढ रहे होते हैं, और वो जिस बंदे साहब ने पैसे लिए आपको कुछ उखाड़ नहीं सकता, क्योंकि आपके सारे राइट्स आपके पास होते हैं। मैं डिफरेंट गेम खेलता हूँ। मैं कैसे खेलता हूँ कि मैं कहता हूँ भाईजान फिल्म है कि
इतने दिन में बनेगी, इतने पैसों में बनाऊंगा, ठीक है, मेरी फीस ये है एज अ राइटर डायरेक्टर, तो सबसे पहले मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर लें, मुझे एडवांस दे दें। उसके बाद भाईजान आपकी प्रोडक्शन कौन देखेगा ये आप तय करेंगे, अपना कैमरामैन कौन होगा, एडी कौन होगा, एडिटर कौन होगा, ये मेरी चॉइस है, ठीक है। आइए फिल्म बना कर लेते हैं। जब प्रोड्यूसर जो होता है ना, उसने एक रुपया अपनी जेब से सब वेंडर्स को दिया होता है, हाँ जी। और सेट के ऊपर उसका बंदा पैसे लगा रहा होता है, और शाम को बताता है कि भाई ये ਜਿਹੜੀ 10 पेप्सी आई हैं ना, बाकी आई हैं जी, ये ਜਿਹੜੇ 4 कॉफी के कप लिखे हैं ना, ये बाकी फलाने एक्टर ने मंगाए। मैं तो हूँ ही ना, मैं तो क्रिएटिव बात कर रहा हूँ। हमेशा पूछे कि आपने 5 सीन प्लान किए थे, 5 सीन आपने किए कि नहीं किए, उनकी क्वालिटी क्या है। आपने कहा था मैं 25 मिनट फिल्म बनाऊंगा, 25 ने बना के नहीं दी थी। तो जब आप फाइनेंशियली इन्वॉल्व नहीं होते हैं ना, तो प्रोड्यूसर आपकी नीयत पे चेक नहीं कर रहा होता। आप फिल्म बनाते हैं, फिल्म चले ना चले, अंडरवेलमिंग ओवरवेलमिंग, जब उसके आप पैसे पूरे करा देते हैं ना, पैसे पूरे करा देते हैं, ठीक है ना, तो कहता भाई जी अगली फिल्म। देयर इज अ रीजन। नेहा लाज, मैंने उनके साथ दादल की, नेहा लाज के साथ मैं दादल 2 कर रहा हूँ, अनाउंसड है। जावेद अहमद काके पोतो, मैंने उनके साथ 3 फिल्में की। मैंने उनके साथ शॉर्टकट की, मैंने उनके साथ दम पटक की, जावेद इकबाल की, उन्होंने अनाउंस कर दी जावेद इकबाल 2, मैंने नहीं की। सफदर मलिक साहब, मैं सुपर पंजाबी की, मैं उनकी अभी फिल्म करने जा रहा, ठीक है सर। आयशा उमर 2 फिल्में की, अभी अगले प्रोजेक्ट पर हमने काम शुरू कर दिया। मेरे प्रोड्यूसर मुझे रिपीट इसीलिए करते हैं। वकास रिजवी सर ने 3 फिल्में की, अब चौथी और 5वीं 2 फिल्में एक साथ प्लान करते हैं, ठीक है। तो रीजन ये है कि मैं फाइनेंशियली इन्वॉल्व नहीं होता। यार ये आदमी है, इसको लेके आओ, ये स्क्रिप्ट इसके पास होती है। दूसरी रीजन भी है, स्पीड बहुत है आपकी सर। स्पीड का फोकस है, स्पीड देखें, स्पीड इन सेंस में है कि ये भी है कि आप एक फिल्म शुरू करते हैं, अब 3 साल तक उसको लेके बैठे रहते हैं, ठीक है। तो 3 साल आप लेके बैठे रहते हैं, तो उसके बाद फिर जब मैं फिल्म बनाता हूँ, फिल्म क्रिएटिवली मेरे झगड़े होते हैं अपने प्रोड्यूसर से, एक्टर से, फिल्म मुकम्मल करके प्रोड्यूसर के हवाले कर दे। प्रोड्यूसर उस फिल्म के साथ मैं अपनी एडवाइस भी देखा हूँ, प्रोड्यूसर उसको कब रिलीज़ करे मैं उस पर बहस नहीं करता। दादल के ऊपर मैंने नेहा लाज से कहा कि आप इस फिल्म को इतने बंद, ये गैंगस्टर एक्शन फिल्म है, और बिफोर धुरंधर, जब दुनिया को लियारी का नाम लेना भी गवारा नहीं था, और धुरंधर से पहले मैंने दादल बनाई। दादल कौन थे? दादल रहमान टिकैत के वालिद का नाम था। तो आज से 5 साल पहले जब धुरंधर का स्क्रिप्ट लिखा भी नहीं गया था, तो मैंने रहमान टिकैत के बाप पे फिल्म बनाई थी, उसके बाप के नाम पे के ऊपर मैंने फिल्म बनाई और लियारी टाइप के शूट की। तो मैं ऑलरेडी उन टॉपिक को छेड़ रहा था, जिन टॉपिक को अब आपका आइडियल बन गया। अब लियारी बिक रहा है, अब लियारी सबको हॉट लगने लग पड़ा है ना, क्योंकि अबू धाबी में आपने एक सेट लगा के 500 करोड़ का आपने फिल्म बना ली ख्याली किस्म की। तो मैंने उससे बनाई दादल है। तो नेहा लाज को मैंने कहा नहीं मेरी बात नहीं सुने, तो लग गई। तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस में उन्होंने फेस किए दादल की, ठीक है ना। इसी तरह मेरा जावेद इकबाल बैन हुई, ठीक है, उसकी मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी फुल अपने ऊपर ली। मैंगो जट आज से 3 साल पहले लिखी। 3 साल पहले मैंने लाहौर में आके उसके ऑडिशन किए, मैं ऑन रिकॉर्ड है, मैंने उसके ऑडिशन रिकॉर्ड किए हैं मैंगो जट के 3 साल पहले। 2.5 साल पहले 2 साल 2.5 साल पहले शूट स्टार्ट किए, 2 साल पहले फिल्म मुकम्मल होकर पड़ी हुई है। 2 साल उसको प्रोड्यूसर ने नहीं लगाया, नॉट माई फॉल्ट, वो उनकी चॉइस थी, तो मैं उस पर नहीं बिगड़ा। वो अभी 2 साल और ना लगाया, आई डोंट माइंड दिस। मेरा काम फिल्म बना के प्रोड्यूसर के हवाले करना, और फिर मैं एज आ अपने 2 सेंट देता भी हूँ कि ये है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर का ये फैसला फिल्म को कब लगाना चाहिए। ठीक है सर। बॉलीवुड की बात करें तो वो क्राइम और थ्रिलर बड़ी अच्छी फिल्म बनाते हैं, उनकी चलती भी हैं, तो क्या हम मुकाबला कर सकते हैं उनका? हमारी फिल्मों की चलती हैं, आपको पता है। मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, लाल कबूतर यूट्यूब पे पड़ी हुई है, मेरी फेवरेट क्राइम फिल्म है। जॉन उसका नाम, ये एक यंग लड़का है, बाबर अली, उस अमेरिका से है, उसने फिल्म बनाई है जॉन। वजात रोफ घाई के जो बेटे हैं आशिक, वो है, रजा समो है उसके अंदर। अच्छा। रोमैसा है। अब उस फिल्म को देखिए आप बिल्कुल रह जाएंगे। क्राइम जॉनरा की फिल्में हैं, लोगों ने देखी, पसंद की। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है आप लोग, आप लोग डिफॉल्टर है। वो ये है कि जब एक फिल्म आती है, एक कमर्शियल फिल्म आती है, और आपको पता होता है कि, और वो क्लेम करता है कि भाईजान इस फिल्म ने ना 25 करोड़ कर लिया, आपको पता होता है कि इस फिल्म ने एक्चुअली 5 करोड़ किया है। और ये जो टेम्पलेट है, ये सब टेम्पलेट है, इसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं है, ठीक है ना, इसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं है, ठीक है। तो आप उस टेम्पलेट, आप उस 25 करोड़ के ऊपर प्रोग्राम करते हैं कि फलां फिल्म की सक्सेस के ऊपर आपकी क्या राय है, आप वेरीफाई करने की जहमत दोबारा नहीं करते। उसका नुकसान क्या होता है कि इन्वेस्टर नहीं है। अरे सर, लेकिन उसके ऊपर इन्वेस्टर क्या कहता है? इन्वेस्टर कहता है कि यार वो लाल कबूतर जो है ना, वो बड़ी अच्छी फिल्म थी, जॉन बड़ी अच्छी फिल्म थी, टकसाली गेट बड़ी अच्छी फिल्म थी, लेकिन यार वो लाल कबूतर ने 3.5 करोड़ किया था, जॉन ने 1.5 करोड़ किया था, टकसाली गेट ने 5.5 करोड़ किया था। ये ऐसी फिल्में नहीं चलती पाकिस्तान। ये अकड़ बकड़ बम्बे पे पैसे लगाते हैं, इसको पकड़ते हैं क्योंकि इसकी फिल्म 25 करोड़ की है। अच्छा, इसमें एक फैक्टर है सर, हमारी मार्केटिंग उस तरह की नहीं होती। पता नहीं चलता कि फिल्म आई है, जैसे लाल कबूतर आपने बताया, मुझे नहीं पता था ऐसी फिल्म आई है, कि मार्केटिंग क्यों वीक है हमारी।
सर मार्केटिंग देखिए, मार्केटिंग के ऊपर आते हैं। डिजिटल मार्केटिंग जो है ना, वो एक अब जुड़ गई कंट्रोवर्सी के साथ। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं, अगर इंडिया की कोई फिल्म आई है तो वो यूनिवर्सिटीज में भी जा रहे हैं, कॉलेजेस में भी जा रहे हैं, एक पब्लिसिटी हो रही है, उनके को 2 महीने पहले से ही पता चल गया कि फिल्म आने वाली है। तो पाकिस्तान में तो ऐसा होता ही नहीं, पता ही नहीं होता। सर उसकी 2 वजह, एक तो ये है कि आपकी फिल्म के साथ अगर कंट्रोवर्सी जुड़ जाए तो आपको वैसे लोगों को पता लग गया। पता चलता है। जावेद इकबाल जब बैन हुई तो ज़्यादा लोगों ने बात शुरू कर दी। मैंगो जट का टीजर आया, मैंगो जट 2 साल से 3 साल से बन गई है, लेकिन वो जट के नाम के ऊपर एतराज़ आया तो आज आपने मुझसे सवाल पूछ लिया, ठीक है ना। तो सम हाउ कंट्रोवर्सी भी फिल्म को फायदा देती है। मेरा लियारी जो है, हमारी फिल्म को नहीं ना देती ना। अच्छा मेरा लियारी, मैं अपनी फिल्म मैं तो अपनी फिल्म निकाल कर है ना, ठीक है। मेरा लियारी जो है, मेरा लियारी बेसिकली बात है कि वो धंधर से कंपैरिजन शरीर मेमन साहब की स्टेटमेंट के बाद स्टार्ट हो गया। बिल्कुल ऐसे। तो कहीं ना कहीं हमें उसका फायदा भी हुआ, कहीं ना कहीं हमें नुकसान भी हुआ, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि पाकिस्तान, मैं हमेशा अपने बारे में एक बात करता हूँ, पाकिस्तान जैसे मुल्क में फिल्में आती हैं, लगती उतर जाती है, लोगों को पता भी नहीं चलता। जी, मेरी हर फिल्म को लोगों को पता है, इन अ गुड वे और ना बैड वे, सही, ठीक है। और मेरी फिल्में लॉन्ग लास्टिंग है। मेरी फिल्म जो है वो IPTV के ऊपर और केबल वन एक इंडियन प्लेटफॉर्म है पंजाबी सा, उस पर टकसाली गेट पड़ी हुई है। आज भी लोग उसको देख रहे हैं, आज भी वो कहते हैं कि अभी भी हमें इस पे व्यूज़ मिल रहे हैं। लेकिन इससे आप एग्री करते हैं कि मार्केटिंग वीक है हमारी? ऑफकोर्स मार्केटिंग वीक है। मार्केटिंग और अच्छी बेहतर होनी चाहिए, और हमारे यहाँ मार्केटिंग का जो असल एस्पेक्ट है वो लोग इग्नोर करते हैं। मेरा ये मानना है कि असल फिल्म की मार्केटिंग होती है फिल्म रिलीज़ के बाद, हमारे रिलीज़ के बाद मार्केटिंग नहीं होती। हमारे यहाँ पहले ही वो नाच के और अगले पीछे। अच्छा, आप क्या कहने कि हमारे यहाँ हमारा जो एक्टर है वो कंफर्ट जोन का आदी है। 4 कॉमेडी शो, 3 मॉर्निंग शो में जाके मैंने बात कर ली तो मैंने फिल्म प्रमोट कर दी। नहीं सर, फिल्म ऐसे प्रमोट नहीं होती। यूट्यूब पे इसलिए तुमने क्लिप इंस्टा पे वायरल हुआ था आमिर खान का, क़यामत से क़यामत तक, एक बनियान सैंडो पहनी हुई अपने दोस्त के साथ, निकर पहनी हुई है, जॉगर पहने हुए और हाथों में पोस्टर पकड़े हुए, क़यामत से क़यामत तक, और सड़क पे खड़े हुए रिक्शों में पोस्टर बांट रहे। तो हाँ भाई रुकिएगा, ये एक फिल्म आ रही है, प्लीज़ इसको देखिएगा। तो कहता था, हमसे पूछते थे कि हाँ एक फिल्म आ रही है, कौन, बॉलीवुड, हिंदुस्तान, मुंबई, तो सलमा का ना, कौन है हीरो? तो कहता मैं हीरो। पता है लोगों के अजीब से रिएक्शन होते थे। सी तो अगर आमिर खान, हाँ जी, कितने बड़े बाप का बेटा, सही बात, ठीक है, वो अपनी पहली फिल्म सड़क के ऊपर पोस्टर लेके रिक्शे वाले को प्रमोट करता है, भाई मेरी फिल्म आ रही है देखो, तो हमें प्रमोट करने में क्या मुश्किल, ऐसे ही है। उसको लाइक के ऊपर प्रमोट करते हैं। ठीक है सर, एक और सेगमेंट की तरफ चलते हैं, दिस और दैट। मायरा खान या सजल अली? दोनों नहीं, एक भाई ना सर, मैं सही देखिए, दोनों की अपनी रेंज है, लेकिन आपने दोनों की। अच्छा मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, जी, अगर मैं इसमें बीच में ऐड भी कर सकता हूँ कुछ। जी कर सकते हैं। हमारे यहाँ एक बड़ा मसला है, ये बड़े सिगरी का प्रॉब्लम है, हॉलीवुड में मसला नहीं है। हमारे यहाँ एक्टर का चिट्टा होना ना, उसके अच्छे एक्टर न होने की दलील समझा जाता, और एक्टर का काला होना, सांवला होना, उसके बड़े एक्टर का। जैसे अनपॉपुलर ओपिनियन, मुझे लगता है कि शबाना आजमी बहुत अच्छी अदाकार है, स्मिता पटेल बहुत अच्छी अदाकार है, श्रीदेवी अजीम अदाकार है, लेकिन श्रीदेवी बहुत हसीन थी, तो उनको कभी भी एज एन एक्टर हमने वो क्रेडिट नहीं दिया जो हम स्मिता पटेल, शबाना आजमी को देते हैं, क्योंकि वो सामली हैं, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर मैंने भी दाना जी के साथ काम किया, आपने मेरे लिहाज देखिए मेरे से बैठ के, क्या रेंज है, बहुत अच्छी। तो उन्होंने नैयर एजाज को सरप्राइज किया, तो ऐसे ठीक है, समिया जी को सरप्राइज किया, और मैंने कहा आपका सबसे प्रॉब्लम क्या, बहुत हसीन हो बेटा, आप इतने प्यारे हो कि आपको एज एन एक्टर ना, काश आपका रंग सांवला होता है, आपको ना पहले ड्रामे से कहते हो माय गॉड क्या इसकी रेंज है। सो हानिया आमिर बहुत खूबसूरत है, लेकिन हानिया आमिर का जो एज एन एक्टर रेंज बहुत कमाल है, वो उनकी ग्लैमर इतना है, हसीन इतनी है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं वो छुप जाता है। ठीक है। सजल जो है, सजल ने तो ऑलरेडी प्रूव किया है ना, उनकी तो एक एज एन एक्टर रेंज है। मुझसे अगर आप पूछते हैं कि मायरा खान या सजल अली, नहीं, अगर आप उसी बात है, अगर आपको आता है कि आप किसके साथ काम करना पसंद करेंगे, आपकी चॉइस। मेरा जो जॉनर है, आई वुड लव टू वर्क विद सजल अली। ठीक, कवर अच्छा किया सर आई एम वेरी गुड इन दीस काइंड ऑफ। ठीक है। मोमो राना या शान शाहिद? मोमो राना। कुछ हमारे क्यों, शान है, मेरे बगैर भी शान है, शान तो बड़ा सारा है ना। मुझे लगता है कि अब आप कवर करेंगे? नहीं, कवर नहीं करूंगा मैं खुल के बात करूंगा। मुझे लगता है कि मोमो राना की जो रेंज है, मतलब लोगों ने देखी नहीं है। मुझे लगता है कि मोमो राना के अंदर अभी भी वो जूस बाकी है। अच्छा। और मैं अभी रिसेंटली उनको एक फिल्म के लिए अप्रोच भी करने वाला हूँ, और मेरा आपसे वादा है, दावा नहीं है, कि आपका वो परसेप्शन चेंज हो रहा है। जैसे जावेद इकबाल देखने के बाद यासिर हुसैन को आप लोग इस तरीके से देखते हैं कि ओ माय गॉड ये रेंज है यासिर हुसैन, सही बात है। तो मोमिर राना अगर अल्लाह करे को एक्सेप्ट कर लें वो कैरेक्टर, तो आपको मजा आ जाएगा। ठीक हो गया जी। हानिया आमिर या सबा कमर?
सबा कमर, सुबह कमर, सबा सानिया मिर्ज़ा। कमर। आपको सानिया मिर्ज़ा से ग्लैमर, बट देखिए आप, मैं चॉइस नहीं कर रहा हूँ, दोनों बेहतर हैं। आपका सवाल अगर ये है कि आप इनमें से किसके साथ काम करना चाहेंगे, नहीं सबा कमर, दोनों में चले, ठीक है, हम सबा कमर, ठीक 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 सबा कमर, समर समर पाकिस्तान की अनडॉक्टरेड सबसे बेस्ट अदाकार। ठीक हो गया। आयशा उमर या महविश हयात? आयशा उमर, आयशा उमर, व्हाट द रीजंस? आयशा उमर मेरी बहन है। आयशा उमर का जो मेरा ताल्लुक है वो बहुत ही सगे बहन भाइयों वाला है। हमारे जो लेकिन यहाँ पे बहन भाइयों की बात नहीं हो रही, काम के लिहाज से बात कर। आयशा उमर के साथ मैं ऑलरेडी 3 फिल्में कर चुका हूँ, जी जी तो ऐसा नहीं कि मतलब जावेद इकबाल उनकी रेंज हो। आप ये ऐसा इसके ऊपर ना, इस सवाल जो असल सवाल है मैं कवर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। एज एन एक्टर, एज ए डायरेक्टर, जब आप एक एक्टर के साथ काम कर लेते हैं ना तो आप उसको बेहतर समझ पाते हैं। मैं क्योंकि राइटर भी हूँ, तो मैं जब मैंने मेरा लियारी टकसाली गेट की नैयर भाई से, जो अपने नैयर भाई के लिए जब मैंने अगला कैरेक्टर लिखा मेरा लियारी में, तो मैंने ज़्यादा अच्छा लिखा क्योंकि मैं नैयर भाई को एज एन पर्सन, उनके नुवांसे, उनके मैनरिज्म, उनकी बॉडी लैंग्वेज को मैं समझ गया था। सही। ठीक है। अब जो तीसरी मैं लड्डू कर रहा हूँ उसमें नहीं है आपका कैरेक्टर आप देखेंगे आउट ऑफ द बॉक्स है, आप हिल के रह जाएंगे, क्या पहली 2 फिल्मों में क्या करवाए, आप क्या करवाए। तो ये लालच होती है कि आप एक एक्टर के साथ दोबारा जब रिपीट करते हैं तो आपके लिए ईजी होता है उसको हैंडल करना। ठीक ठीक हो गया जी। फवाद खान या फहद मुस्तफ़ा? फहद मुस्तफ़ा। क्यों? फहद मुस्तफ़ा की जो है ना रेंज मुझे लगता है एज एन एक्टर बहुत कमाल की है। वो लव अच्छा करेंगे, कॉमेडी, कभी तो एक एक्शन कमर्शियल बड़ा नाम है वो फहद मुस्तफ़ा। मुझे लगता है कि वो आदमी अगर आर्ट सिनेमा में जब भी आएगा उड़ा के रख देगा सबको। आप उनकी वो देखें माहिर मियां, अच्छा, कुनार। ठीक हो गया जी। हुमायूं सईद या अदनान सिद्दीकी? हुमायूं भाई, हुमायूं भाई पाकिस्तान, हुमायूं भाई इज नॉट एक्टर एनीमोर। हुमायूं सईद इज एक्चुअली इट्स अ ब्रांड। अगर आप, मैं वाहिद आदमी हूँ, बहुत वोकल हूँ ना बिजनेस के हवाले से लेके कि यहाँ पे टेम्पलेट फेक होते हैं और सब आदमी लोगों को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं ना। इस पर कब से बात कर रहा हूँ, ऐसे मैं कब से कह रहा हूँ कि आपके पास, जैसे यूके का मैंने आपको बताया कि अभी आप जाएँ, मोला रेड ने बिजनेस इतना किया, आपको पता रहता है कितने मिलियन पाउंड किया, उसको कन्वर्ट करें आपके पास अमाउंट आ जाती है 50 करोड़ प्लस की। सही बात। ठीक है। चाइना का बिजनेस है, पाकिस्तान में आपको जो प्रोड्यूसर ने कह दिया उसको वेरीफाई आप भी नहीं कर सकते, आप भी ठीक रो रहे हैं। सो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, आप चाह रहे हैं कि आपकी फिल्में अच्छी बने, तो आप एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट ही कर सकती है। ठीक है। आप एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम लेके आए बॉक्स ऑफिस में, हर सिनेमा का मालिक शाम को पाबंद हो कि आज मेरी फिल्म, आज इसके ऊपर ये शोज थे और ये लग गए हैं। आप शाम को बैठे, आप क्लिक करें, आपको पता लग जाए कि हाँ यार ये अबू लहब की मैंगो चाट लगी हुई थी। मैंगो चाट को आज जो है वो 48 सिनेमास में से 47 सिनेमा ने लगाया था, टोटल उसको 120 शोज मिले हैं और इसका टोटल बॉक्स ऑफिस ये है और एक क्यूमुलेटिव फिगर है। ठीक है। कोई चीट नहीं कर पाए ऐसे ही। तो कोई निकले। तो हुमायूं सईद था ओनली एक्टर, एक्चुअली ओनली एक्टर जिसकी फिल्में असल में पैसे पूरे करती हैं। ऐसा ब्रांड वो बहुत वो बड़ा नाम है। बड़ा नाम है। ताबिश हाशमी या अहमद अली भट्ट? अहमद अली भट्ट। बट देखें, मैं हमेशा मानता हूँ कि पंजाबी सिनेमा, ग्लोबल सिनेमा, वो जो हम कहते हैं ना कि जब इंडस्ट्री, जब भी रिवाइवल होगा हमारी इंडस्ट्री का तो पंजाब से होगा। पंजाब से नहीं होगा भाई, पंजाबी फिल्मों से होगा। हाँ। पंजाबी सिनेमा, नेटफ्लिक्स में भी पंजाबी सिनेमा जाएगा सही बात। आपका पंजाबी सिनेमा। तो अहमद अली भट्ट का जो ह्यूमर है ना, रेंज पंजाबी में, वो बहुत कमाल है। ठीक है। साइमा नूर या समिया मुमताज? साइमा जी, साइमा जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं आपको ये बता भी सकता हूँ कि मेरी ज़िंदगी की एक बड़ी ख्वाहिश है उनके साथ काम करना। मैंने 2 फिल्मों में उनको 2 बड़े इंपॉर्टेंट कैरेक्टर उनको ऑफर किए हैं। अच्छा, और वो उन्होंने मना कर दी। मना कर दी? मैंने मैंगो जेट में भी बड़ा अहम कैरेक्टर उनको नहीं, उन्होंने मना किया। उन्होंने मना किया। साइमा जी इज वेरी इंडिपेंडेंट। वो मिलती हैं, वो आपकी बात सुनती हैं, वो पूरे स्क्रिप्ट को स्टडी करती हैं और फिर बना करती हैं अगर उनको लगे तो। मुझे अच्छा, मेरा ये मेरी ईगो नहीं है, तो मेरे लिए ये है कि अब मेरा बड़ा क्लियर है कि अगर मैंने उनको 2 एपिसोड मैंने उनको 2 बार फिल्म ऑफर की है और उन्होंने मना कर दी, मैं आपके सामने एडमिट कर रहा हूँ लाइव। ठीक है। तो मेरे जहन में अब ये कि मैं तीसरी बार ऐसा कैरेक्टर लेके जो रिफ्यूज ना कर सके। मेरे ये मैंने उनके साथ काम करना है। सर रजब भट्ट एक फैमिली व्लॉगर है, यूट्यूब पे व्लॉग्स बनाता है, अब वो फिल्म इंडस्ट्री में आने लगा है। फैसल बुखारी साहब को यकीनन आप जानते होंगे, वो फिल्म बना रहे हैं, बहुत बड़ा नाम। रजब भट्ट के साथ, रजब भट्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन ज़राए के मुताबिक मेरे तक खबर ही आई कि जितनी लीडिंग एक्ट्रेस हैं उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। क्या वजह? सर ये अच्छा सवाल है। देखिए होता क्या है, आप को समझना पड़ेगा कि जब आपको कैरियर बनाना ना एज अ राइटर, एज अ डायरेक्टर या एज एन एक्टर, तो आपका कैरियर आपकी अपनी मेहनत पर होना चाहिए। आप लोगों के खिलाफ बात करके अपना कैरियर नहीं बना सकते। कराची की इंडस्ट्री बहुत जुड़ी हुई है। आप कोई भी हैं, आप किसी भी एक्टर
को डिग्रेड करके इंडस्ट्री में एक एक्टर की इंसल्ट जो है ना दूसरा एक्टर लेता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक फिल्म के लिए किसी एक्टर को अप्रोच करता हूँ, वो मेरे इन्वेस्टर से नहीं पूछेगा या वो किसी मार्केट के राह चलते बंदे से, वो पूछेगा किसी एक दूसरे एक्टर से जिसने मेरे साथ काम किया होगा। खैर अबू ने मुझे फिल्म ऑफर की है, तुमने एक साथ काम किया, कैसा आदमी है, उसकी फीडबैक की रोशनी में मेरे साथ काम करेगा या करेगी। ठीक है, देयर इज़ अ रीज़न कि मेरे साथ मेरे अगर एक्टर की रेंज देखें उठा के, मैं एक्टर मेरे हर फिल्म में 4 नए एक्टर होते हैं। अब मेरी एक्टर की रेंज अब दिन दिन बड़ी से बड़ी होती जा रही है। ठीक है, दाना नीर की पहली फिल्म मेरे साथ थी, अभी किंजा हाशमी की पहली फिल्म मेरे साथ लड्डू आने वाली है। तो क्या है कि वो कहीं ना कहीं साइन करके पूछते हैं कि फलां बंदे की फिल्म करूँ या ना करूँ। ठीक है ना, तो प्रॉब्लम ये है कि जब आप एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे देते हैं किसी एक बड़े स्टार के बारे में, स्टार का कुछ नहीं बिगड़ता, ठीक, लेकिन स्टार से जो लोग जुड़े हुए हैं ना, तो कहते हैं इसको तो रिस्पेक्ट करनी नहीं आती इस क्राफ्ट की, जिस फील्ड में आप आना चाह रहे हैं उसकी इज्जत क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, मैं सईद नूर साहब की इज्जत करता हूँ, मैं मैडम संगीता जी की इज्जत करता हूँ, चाहे उनका वो जो जिस जॉनरा में 2026 में वो काम कर रहे हैं मैं उससे इत्तेफाक रखता नहीं रखता हूँ। मुझे उनसे इख्तलाफ रखने के लिए उनको डिग्रेड करने की जरूरत नहीं है। सईद नूर ही रहेगा। मैडम संगीता जी की मुट्ठी भर चावल जैसी फिल्म मैं नहीं बना सकता अगले 100 साल में इसी। ठीक है, कितना मुश्किल है एक्नॉलेज करना। सही बात। ठीक है, अब वो जो बना रहे हैं वो उनकी अपनी चॉइस है सर, मैं उस पर बात नहीं करूँगा। ठीक है, मतलब पॉइंट ये है कि आप डिग्रेड नहीं कर सकते किसी को। ठीक है, तो फैसल बुखारी साहब बड़ा नाम है, बहुत बड़े सिनेमाटोग्राफर हैं, अभी टीवी में उन्होंने बड़े अच्छे सीरियल डायरेक्ट किए हैं। ऐसी और उनकी पहली फिल्म है एज अ डायरेक्टर डेब्यू, तो मेरी बेस्ट विशेज़ हैं। लेकिन मैं भी चाहूँगा कि वो भी अपनी एक्टर्स को ये कहे कि डोंट बी कंट्रोवर्शियल, अपना नाम अपनी बात कर लो, अपने आप को कैश करो, किसी को डिग्रेड करने से आप कुछ नहीं बनोगे। पाद मुस्तफ़ा ही रहे हो। आपकी स्पीड की बात करें, आपकी स्पीड बहुत है। इस साल आपकी 4 फिल्म आ रही हैं, एक तो आ गई है मेरा लियारी, अगले साल कितनी फिल्में आ रही हैं? तो आपको क्या लग रहा है कि साल कितनी आ रही होंगी? 10 700 रही यार। फैंटास्टिकली अगले साल मेरी मतलब आप सिर्फ 2 फिल्में देखेंगे आप। अच्छा, बस 2? मैं हाँ, एक तो ये टीवी का काम, मेरा टीवी की दुकान ज़्यादा चल पड़ी है। एज अ राइटर मैं ज़्यादा पैसे कमा लेता हूँ, और एज अ राइटर जो है ना मैं कहीं भी दुनिया में बैठ के लिख सकता हूँ, तो एज अ राइटिंग मैं ज़्यादा कर रहा हूँ। और टीवी की इंडस्ट्री है भी राइटर मीडियम है, तो उसमें मुझे ज़्यादा मजा आता है। लेकिन आपने कहा था मैं कभी टीवी नहीं करूँगा। ये आपको किस नहीं, मैंने आपके कुछ इंटरव्यूज देखे। हाँ यार, ये मतलब उसको क्या कह सकते हैं ये यार। मैं मुझे लगता था कि ना पाकिस्तान में ना हर आदमी हर काम कर रहा है। जैसे मुझे लाहौर में पहली बार जब मैं यहाँ से एक साहब मुझे मिले, उनका नाम नहीं लूँगा, मैंने कहा मुझे अच्छा आईडी बताया, कहना भाजी मैं बड़ा सोना मैं फलां फिल्म दी आईडी सा। मैंने कहा चलो तुसी आ जाओ, तो लाइन भी दस, कहना भाजी वो मैं बड़ा चंगा, मैं फलां फिल्म। तो मैंने 3-4 डिपार्टमेंट के, वो सब डिपार्टमेंट का वो गुरु था। अच्छा, मैंने कहा तो फिर किसी एक डिपार्टमेंट में भी नहीं हो सकता, स्पेशलाइज होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, हमारे यहाँ असरात खान मेरे DOP है, वन ऑफ द फाइनेस्ट आदमी। ठीक है, ठीक है, न्याज भाई मेरे कैफर है, वन ऑफ द फाइनेस्ट कैफर है। आप किसी एक काम में बड़ा नफरी उन्वान कंवर साहब के जब नाम सुनते तो आपके जहन में आता है क्या बड़े राइटर हैं। बेशक। सईद नूर साहब का नाम आता था कि पॉइंट ये है कि जब आप हर काम हर कर रहे होते हैं, मुझे लगा यार कि मैं फिल्म कर रहा हूँ तो मैं बड़े फड़के मारता था। टीवी की तरफ पैसे की वजह से तो नहीं आया था पैसा? ऑफकोर्स पैसे सर, किचन बिल ये चीज़ें हैं, लेकिन हुआ ये कि हुआ क्या कि मैं फिल्म कर रहा था, मैं कहता था मैं फिल्म करूँगा, कभी टीवी नहीं करूँगा। मैंने कहा आपने ठीक जहाँ भी पकड़ा हो जाए, मैं कभी टीवी नहीं करूँगा, और मेरे पास 1 लाख का मैस्टर आएगा, मैं 1 लाख की फिल्म बना लूँगा, मैं 33-10 पे फिल्म बना लूँगा, इसका कैमरा भी नहीं है, मैं टीवी नहीं करूँगा। देन मुझे लगता है कि एज अ फिल्म मेकर, एज अ ह्यूमन, आपने एक बात की 6 साल पहले, और 6 साल बाद भी अगर आप उस बात पे कायम है ना, तो इसका मतलब है कि आपने 6 साल अपने आप के वॉल भी नहीं किया, आप उधर ही खड़े हैं। ऐसे ही तो इंसान वो नहीं होता जो कि भाई जी मैं 10 साल पहले जी गल की सी ना, आज भी इस गलत नहीं सर। आप 10 साल में अपने आप को इम्प्रूव ही नहीं किया। 10 साल में अगर आप कहें कि यार हाँ मैं पहले ये राय रखता था और मैं गलत था, और अब मेरी आज की ये राय है, मैं बिलीव करता हूँ। सो टीवी में आया हूँ, नंबर 1 किचन, ठीक है, पैसा मिल रहा है अच्छा, एज अ राइटर में जो इंस्टेंट पैसा कमा रहा हूँ, दारू की किचन चल रही है। टीवी का सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि अब जो हर आदमी जिसके पास 1.5 करोड़ रुपया है ना, 2 करोड़ रुपया, और कहता पाजी अबू लेदे को जाओ फिल्म बढ़ा के दे देगा, अब मुझे ना कहना आगे। अब मैं ना कह रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरा किचन वाबस्ता नहीं उसकी इससे अंदर। मैं क्यों कह रहा हूँ अगले साल मेरे से 2 फिल्में आ रही, क्योंकि मैं जो करना चाह रहा हूँ मैं प्रॉपर 6 महीने एक फिल्म को दूंगा। ठीक है, मैं पहली ब्रिटिश पाकिस्तानी हॉरर फिल्म करने जा रहा हूँ UK के अंदर, परामोश के नाम से। कुछ दिनों में उसकी कास्ट अभी बातें चल रही हैं एक्टरों से, फाइनल नहीं हुआ है, एक्टर ऑलमोस्ट लॉक है सर, एग्रीमेंट साइन नहीं हो तो मैं नाम नहीं ले सकता। तो वो मेरे अगले साल का सबसे बड़ा कमर्शियल प्रोजेक्ट है, और इनसेन बजट मुझे मिल रहा है, इनसेन बजट मिल रहा है, आइडियल बजट मिल रहा है। तो मेरे पास कोई गुंजाइश ही नहीं है
कि मैं ये कहूँ कि नहीं सर आप मैं अगर मुझे इतने पैसे मिलते मैं क्या बनाता, वो आ रही है। छोटी ईद के लिए मैं एक, क्योंकि मेरी एक पंजाबी फिल्म मेकर के तौर पर अलग से एक जर्नी है एज अ राइटर डायरेक्टर। ठीक है। इट स्टार्टेड विद शॉर्टकट, लो बजट फिल्म स्टारिंग गौहर रशीद एंड रिबन काजम, देन सुपर पंजाबी जो ठाकुर साहब और सदर मेरे साहब ने प्रोड्यूस की, देन मैंगो जेट दिस, देन सैलम। अब मेरी ये 5वीं पंजाबी फिल्म होगी और ये मेरे सबसे बड़े बजट की फिल्म है जो मुझे अभी तक मुझे मेरे कैरियर में मिली है। इसका नाम बता सकता हूँ, दिलदार सदके इसका नाम है। अच्छा। तो मैडम नूरजहां साहिबा का हम फैन है, सभी फैन है। उनका जो गाना है दिलदार सदके, वो गाना से हमने थीम उठाई है। क्या और एक खूबसूरत स्क्रिप्ट है, कास्ट बड़ी मज़ेदार है, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन ये वो फिल्म है जो अभी फ़ौरन शूट पे जाने वाली है। इसकी प्री प्रोडक्शन के लिए मैं लाहौर आया हूँ आपसे मिला हूँ। इसकी म्यूज़िक पे काम स्टार्ट हो गया हुआ है, तो ये अगले 3 महीने में ये फिल्म फ्लोर पे जाने वाली है। और ये फिल्म छोटी ईद पे ये क्या है, ये फिल्म ख़त्म होगी, इस फिल्म का एडिट लॉक होगा, प्रोड्यूसर को दिखा के फिर इसको पोस्ट प्रोडक्शन के सेकंड फेज़ में डाल के फिर मैं यूके डेरा लगा लूँगा, फिर मैं हॉरर फिल्म पे काम करूँगा। वेरी नाइस। तो पहली बार अगले साल ऐसा होगा कि आप छोटी ईद पे भी मुझे देखेंगे एज अ दिलदार सदके में, और बड़ी एकदम फरामोश लेके आएंगे हॉरर। तो जहाँ पे बड़ी बड़ी फिल्में आएंगी ग्रैंड, वहाँ हमारी 2 छोटी फिल्में भी इतना नहीं इंशाल्लाह बड़ी होगी। सर आपके बारे में जब मैं रिसर्च कर रहा था, पिछले 1 साल में आपने 2 ड्रामा ट्रैक किए, भंवर और फसाना मार्ट। इसके अलावा 4 लिखे हैं हमने, 2 शूट हो रहे हैं, अभी भी आप 2 सीरीज पे काम कर रहे हैं। टाइम कैसे मैनेज कर? 2 सीरीज़ के स्क्रिप्ट लिख लिया हुआ है, अब मैं उसकी डायरेक्शन में जा रहा हूँ और अभी 4 सीरियल और मैं लिख रहा हूँ। और ये जो आपने जो 4 सीरियल आप कह रहे हैं कि मैंने लिखे हैं, 2 एक्चुअली शूट हो चुके हैं। मैं एक उस्ना शाह ने प्रोड्यूस किया है और एक और हमारे दोस्तों ने नहीं किया है। मेरा ना मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, मैंने राइटिंग मेरी आदत है, ये मेरा पैशन मेरी बात नहीं है, मैंने आदत बना ली है। मेरा मूड होना हो मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, पहले 6 बजे उठता था, फिर काम बढ़ गया तो 5, फिर 4, तो 4 से लेके 10 बजे तक मेरी राइटिंग की है। मैं अब एक मुंशी की तरह लिखता हूँ, मेरी राइटिंग की प्रैक्टिस हो चुकी है। दुनिया में कहीं भी जाऊँ लैपटॉप मेरे पास होता है। वो 4 से 10 वाली मेरी आदत मेरे साथ है। वेरी नाइस। कराची की जो दुनिया है वो जागती ही 10 से 12 बजे, तो जब तक वो आंखें खोलते हैं मैं एक एपिसोड लिख चुके बैठ चुका होता हूँ। तो मेरा वो राइटिंग का प्रोसेस जो है ना वो मेरा अलग से चल रहा है एज अ राइटर। ठीक। और तो राइटिंग मुझे मज़ा भी आता है लिखने में बहुत ज़्यादा। मेरा दिमाग घोड़े दौड़ाने में चीज़ों में आप कहीं भी लेके जा सकते हैं। और ऐसी राइटिंग जो है ना जो किसी और को लिख रहा हूँ वो ज़्यादा अच्छी लिखता हूँ, क्योंकि मुझे ये नहीं होता जैसा ऐसा मैं लिख रहा हूँ ना एक फिल्म का लिख रहा हूँ, तो ये बड़ी गलत हैबिट है मेरे अंदर है ये, जिसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ। वो क्या है कि मुझे पता है कि मेरे कैरेक्टर अगर मैं राइट साइड पर ले जाऊँगा तो ये शूट करने जाऊँगा तो मुझे 20 लाख रुपये लगेगा, तो मैं उसको लेफ्ट साइड पे ले जाता हूँ, यहाँ 5 लाख में लगे, क्योंकि कल बेचनी भी मैंने है ना प्रोड्यूसर को। ऐसा राइटर जो मैं किसी और के लिख रहा हूँ ना, तो फिर मैं ऐसे लिखता हूँ कि भाईजान इसको तो फिर पता लग जाए कैसे वो लिख। सर यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट बताना चाहूँगा आपको। फैसल कुरैशी साहब ने नेटफ्लिक्स के हवाले से बताया कि इंडियंस नहीं चाहते हम नेटफ्लिक्स पे आए, हम सच कम बोलते हैं। इससे क्या मतलब? सिर्फ पता नहीं फैसल भाई का कॉन्टेक्स्ट क्या था, लेकिन एक्चुअली क्योंकि आपका नेटफ्लिक्स, अगेन मैंने आपसे कहा ना कि आप यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप उर्दू में बना रहे हैं। जब आप एक उर्दू के अंदर फिल्म बनाएंगे, उर्दू में एक आइडिया पिच करेंगे, तो वो हिंदी से कंपैरेटिव है, तो वो इंडिया में चला जाएगा। नेटफ्लिक्स का जो ये साउथ एशिया रीजन है वो मुंबई में बैठा हुआ है, वो चला जाएगा। अगर आप पाकिस्तान से एक अरेबिक फिल्म का आइडिया पिच करेंगे तो वो रियाद में चला जाएगा, यहाँ नेटफ्लिक्स बैठा हुआ है। ठीक है, आप एक फिल्म बनाना चाह रहे हैं ब्रिटिश लैंग्वेज में, तो वो लंदन में पिच हो जाएगा। आपका मसला आपकी मीडियम का है ना, आप उर्दू में अप्लाई कर रहे हैं, तो उर्दू में फिल्म बनाना चाहते हैं तो वो ऑटोमेटिकली इंडिया में चला जाता है। ठीक है, इंडिया आपको देखता है ना ऐसा कंपटीशन के तौर के ऊपर, तो वो बिल्कुल देखेगा और वो देखना चाहेगा। और वो एक्चुअली क्यों चाहेंगे आपका वो करना, उनके पास देखें एक तो उनके पास सिस्टम है पूरा। ठीक है, एक ऐसी इंडस्ट्री जिसके पास 300 से ऊपर OTT प्लेटफॉर्म है। ठीक है, एक ऐसी इंडस्ट्री जिसके पास को 10,000 से ऊपर सिनेमा लेके बैठे हैं, सिंगल सिनेमा से लेके मासेस है। एक ऐसी इंडस्ट्री जो एक्चुअली 3,000 करोड़ कमा के बैठी हुई है इस साल डिफरेंट फिल्मों से। ठीक है, वो इंडस्ट्री आप 48 सिनेमा वाली जो एक इंडस्ट्री है और सिर्फ जो अपने ड्रामा के ऊपर गरूर करने वाली इंडस्ट्री के लोगों को क्यों चांस देना चाहेंगे? ठीक है, तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे। एक लास्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। सजेशन से नहीं है आपने खलीलुर रहमान कमर साहब को क्या सजेशन? रहमान कमर साहब को मैं सजेशन देने दी मेरी औकात ही नहीं है। आपके ना ऐसे सवाल होने चाहिए गालियाँ ना पड़े। मैं उनका बड़ा आशिक हूँ। अच्छा। वो जुमले से पर होते हैं। चले उनको क्या कहना चाहेंगे इसको? मैं उनसे कहूँगा सर आई लव यू और मैं नहीं कुछ कहूँगा। अच्छा, नासिर अदीब साहब। नासिर अदीब साहब खूबसूरत आदमी है। नासिर अदीब साहब के पास मैं गया था एक फिल्म के स्क्रिप्ट के लिए। मैंने कहा सर ये आप स्क्रिप्ट लिख के दे दें,
और नासिर अदीब साहब को फिर हमने सफदर मलिक साहब के पास वहाँ चले गए। सफदर मलिक साहब उनके प्रोड्यूसर भी हैं, वो हमारे बड़े सीनियर प्रोड्यूसर भी हैं, और ये नासिर अदीब साहब और सफदर मलिक साहब हमजुल्फ भी हैं। तो मैंने उस मूवी डट के फ़ौरन बाद, तो नासिर अदीब साहब उसमें बड़े अच्छे पैसे कमा रहे थे ना एज अ राइटर, उनको बड़े लिख रहे थे। तो मैं मेरे पास इतने पैसे होते नहीं हैं, तो आप मुझे लिख के दे दें। तो फिर मैंने सफदर मलिक साहब से उनको सिफारिश करी। तो नासिर अदीब साहब आए, हमारी तस्वीर भी है सोशल मीडिया पे मेरी, नासिर अदीब साहब की और सफदर मलिक साहब की, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर ये आप स्क्रिप्ट लिख दें। तो उन्होंने कहा जो पैसे सफदर मलिक साहब बोलेंगे मैं उस पर मान जाऊँगा। तो वो के लिए हुआ कि इस फिल्म को जो, मैं एक छोटा सा राइटर हूँ, तो जो प्रोड्यूसर थे वो लंदन के थे, वो उनके कुछ फैमिली मामलात हो गए, वो प्रोजेक्ट पोस्टपोन हो गया। वरना आप देखते कहीं कि नासिर अदीब साहब का लिखा हुआ अच्छा स्क्रिप्ट मैं कहीं ना कहीं डायरेक्ट कर रहा होता, और वो मेरे ना डायरेक्शन में नाराज़ भी ना होते। सही नूर साहब। सैयद साहब इज़ अ शो मैन, इज़ अ रियल शो मैन। द रीज़न ये है कि उस आदमी ने जितने स्टार्स लॉन्च की, जितने रिस्क लिए हैं, वो रिस्क आज 2025 में कोई लेने को तैयार नहीं है। अगर अभी हम कराची 26 में कराची के अंदर जो है, अब हम लोग ना एक ही फिल्म बार बार बना रहे हैं, एक जॉनरा पकड़ते हैं, दो अपने फेवरेट एक्टर पकड़ते हैं, उन्हीं को बार बार रगड़ रहे होते हैं, और वो चल गया तो उसी फार्मूले को फिर इसी को उस वक्त तक रगड़ते रहते हैं जब तक वो ना हो जाए। नूर साहब ने ना बहुत बहुत डिफरेंट फिल्में बनाई है। रिस्की कौन लेगा उस ज़माने में अदनान समी खान को और ज़ेबा मुख्तार को लेके, सर वो कौन बनाए? ठीक है, शान साहब को तो उन्होंने कास्ट करना छोड़ दिया था आपकी नसीबपुरी ने, ठीक है, वो घूंघट में लेके आया, क्या कम बैक करवाया। मेरी जो पहली फिल्म को देखने के बाद एक्चुअली मैंने कहा कि मैं एक फिल्म बनाऊंगा, वो घूंघट थी। इस्लामाबाद में एक छोटा सा सिनेमा था लैक्टिक सरकारी, जो बंद हो गए, मैंने वहाँ देखी। मैं हिल के खा गया था शाम को देख, वो आधी फिल्म के बाद आता है तो क्या। तो नूर साहब ने हमेशा ना खेले हैं, वो दूसरी साइड पर। सही हो गया। शुएब खान साहब। शुएब खान साहब प्यारे आदमी हैं, आई लव हिम अ लॉट। मुझे लगता है कि शुएब साहब को ना थोड़ा बहुत तमीज़ होना चाहिए। क्यूट, बहुत क्यूट आदमी है, नहीं चलती है इस इंडस्ट्री में क्यूट होना। नहीं डरे हैं कंट्रोवर्सी से, नहीं डरे हैं चार लोगों से आपके फड्डे हो जाएं, चार लोग। अच्छा, डायरेक्टर आपकी जॉब लोगों को प्लीज़ करना नहीं है, आपका काम जो है वो अच्छी फिल्म बनाना है सर। एज अ डायरेक्टर आपकी जॉब नहीं है कि आप एक्टर को घर से लेकर आएँ और सेट पे ला के आप उसको नाश्ता पेश कर दिया, आपकी जॉब नहीं है सर। आपकी जॉब से काम करवाना, कहीं ना कहीं आप खड़े हो तो नहीं होनी चाहिए। मैं ऐसे आदमी को इंक्लूडिंग माई सेल्फ डायरेक्टर नहीं मानता हूँ जो दुनिया का सबसे अच्छा लिखा हुआ स्क्रिप्ट लेके शूट पे जाए और उसको एज इट इज़ शूट करके आ जाए। नहीं सर, आपका अपना विजन कहाँ है एज अ फिल्म मेकर। मैंने रिसेंटली एक ड्रामा किया है भंवर के नाम से, अभी ऑन एयर है, बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, और बहुत रिदा बिलाल साहिबा ने लिखे, और रिदा बिलाल साहिबा ने जो इससे पिछले 2 ड्रामे लिखे, उसमें जो चेंजेस हुई हैं उसमें उन्होंने अच्छी खासी क्लास ली हुई डायरेक्टर के ड्रामा के अंदर है। तो मैं एक हफ्ता बैठे ना उनके साथ कि ये चेंजेस मुझे लगता है कि इसके अंदर होनी चाहिए, यहाँ बात करते हैं उसके, ठीक है। और सेट के ऊपर कहीं मुझे लगा कि ये सीन जो उन्होंने लिखा हुआ है इसमें मुझे कुछ लिबर्टी लेनी है एज अ डायरेक्टर, तो मैंने या तो उनको फ़ोन करके इन्फॉर्म कर दिया या उनके फ़ोन करके पूछा भी है मैं करने जा रहा हूँ, आप इस बारे में क्या कहती। ठीक है, मैंने अपनी मर्ज़ी की एज अ डायरेक्टर, ठीक है, उनको एतमाद में लेके, ठीक है। तो मुझे लगता है कि एज अ डायरेक्टर जो है वो आपको अथॉरिटेटिव थोड़ा सा होना चाहिए, ठीक है, और आपको पूरी टीम का देखना चाहिए। सबसे ज़्यादा आपको वो जो आदमी आप पे पैसे लगा रहा हो उसके ऊपर देखना चाहिए। हर चीज़ का हल जुगाड़ पे नहीं होना चाहिए। आपका एक्टर अगर लेट आ रहा है, आप समझ लोगे मैं क्या बात कर रहा हूँ, तो आप वो पूरा सीन शूट नहीं करें और बाद में 3 दिन बाद जब एक्टर आपके हाथ आ जाए, जब उसका मूड बन जाए, तो आप उसको उस सेट पे एक कोने में खड़ा करके आप शूट नहीं करें। सिनेमा में लोग, ऑडियंस आपकी इतनी जीनियस है, पकड़ लेती है कि भाईजान ये पूरा सीन जो है आपने अलग से शूट किया हुआ है, और ये एक्टर जो है ना आज आपको मिल गया 3 दिन के बाद आपने एक कोने में खड़ा करके इसके क्लोजअप ले लिए, अब उसको जोड़ के आपने सीन भी दी। ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाया जाना पसंद नहीं है, तो शेफ खान साहब को थोड़ा सा अग्रेसिव होना पड़ेगा, अदरवाइज इज एन अमेजिंग क्रिएटिव टैलेंट। ठीक हो गया। दनानीर। दाना अलीर ऑलरेडी इतनी टैलेंटेड है कि उसको मैं कि क्या कहूँ उसको, मतलब ऑलरेडी उसने ट्रस्ट किया मुझ पर, मेरे डायरी पे किया, बहुत हार्श इन्वायरमेंट में उसने काम किया, वो जिस तरीके से उसने पुल आउट किया कोई नहीं कर सकता। उसमें एक सीन है मेरे डायरी में, आपने देखा होगा, जिसमें वो स्कूल से आ रही है और वो एक लड़के को मारती है, हाँ जी, और उसको पीछा करती है। वो सीन जो है तो वो हमने उसका एक पहला मास्टर किया, और वो बहुत शदीद इंजर्ड हो गई थी, और 4 दिन के रेस्ट के बाद और फिजियोथेरेपी के बाद शूट पे आई थी। जब हमने सीन का मास्टर कर लिया तो हम उसका वो देख रहे थे टेक, तो मैंने कहा ये एक्चुअली आपको पता है कि आइडियली जो मैंने इसको प्लान किया हुआ था और ये स्क्रिप्ट में भी है, ये 1 टेक है,
उसने कहा कि हम 1 टेक क्यों नहीं कर रहे अली भाई? मैंने कहा आप अभी आए हो वहाँ से इंजर और 1 टेक में आपको पता है कि पूरी मूवमेंट्स हैं, इतने रीटेक्स होंगे, आप इरिटेट हो जाओगे। कहेगा नहीं, लेट्स डू 1 टेक। आपने वो सीन देखा 1 टेक 4 मिनट 22 सेकंड का, और वो उस फिल्म का सबसे बेस्ट सीन है। वेरी नाइस। तो वो उस बंदी में इतना वो है, हिम्मत है कहने लिए। ठीक है, फहद मुस्तफ़ा। फहद मुस्तफ़ा का आपका सेगमेंट चेंज करें कि किससे मशवरा लेना चाहेंगे, किससे मशवरा लेना चाहेंगे, तो मैं कहूँगा फहद मुस्तफ़ा। कुछ है नहीं, आप एज ए डायरेक्टर मशवरा के देना चाहेंगे फहद मुस्तफ़ा? नहीं, मैं कहूँगा कि देखें, आप समझिएगा, जी जी जी। फहद मुस्तफ़ा ने रिसेंटली काम किया जिसको किसी ने भी अप्रिशिएट नहीं किया। उन्होंने आर लड़की की बस्ती में बनाई। आर लड़की की बस्ती में सिज़ेबिस्ट के कुछ लड़के लड़कियां हैं, उनको उन्होंने लॉन्च किया। अच्छा, उसका जो डायरेक्टर है वो सिज़ेबिस्ट का पढ़ा हुआ लड़का है, उसकी पहली फिल्म। ठीक। उसका जो डीओपी है सिज़ेबिस्ट के पढ़े हुए हैं आबिद रिजवी, उसकी पहली फिल्म है। उसकी प्रोडक्शन डिज़ाइनर की टीम जो वहाँ की बनी हुई है। तो फहद मुस्तफ़ा जब प्रोड्यूसर बने और जब वो नबील कुरैशी को रिक्वेस्ट कर सकते थे कि तू मेरी पहली फिल्म एज अ प्रोड्यूसर, क्या प्रेशर होता है ना एज अ प्रोड्यूसर, ठीक है तू डायरेक्ट कर ले, वो आ जाते। वो राना कामरान साहब से कह सकते थे कि तुम कैमरामैन बन जाओ, क्योंकि राना कामरान के साथ तो उनका ताल्लुक है भाइयों वाला। और नबील भाई की जितनी फिल्में हैं वो राना कामरान डायरेक्ट करते हैं, मतलब उसके सिनेमाटोग्राफर वो होते हैं। और राना कामरान खुद एक बड़े अच्छे डायरेक्टर, बिल्कुल ठीक है। लेकिन फहद मुस्तफ़ा ने नए लड़के को डायरेक्टर बनाया, नए लड़के को नए लड़के राइटर लिया, नया डीओपी लिया, बिल्कुल नई टीम के साथ एक फिल्म बनाई। और क्या फिल्म बनाई, खुद भी खड़े हैं, अपनी 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 जो एक है पूरा ब्रांड वैल्यू है उसको Appearance। देख से लगाया। मायरा खान को भी कन्विंस कर लिया कि तुम आओ इन नए लोगों के साथ काम कर लो। क्या बात है, एक पेज ऑफ है। तो फहद मुस्तफ़ा ऐसा, मैं उनको पता डेयरिंग प्रोड्यूसर मानता हूँ कि इतनी हिम्मत आपने दिखा दी, आपने एक रास्ता खोल दिया, ठीक है कि आपने इस इंडस्ट्री को एक नया डीओपी दिया, आपने इंडस्ट्री को एक नया डायरेक्टर दे दिया, आपने एक इंडस्ट्री को एक नई प्रोडक्शन दिया। तो आप देखिए फहद मुस्तफ़ा ने पहली फिल्म में करके दिखा। क्या बात है। आयशा उमर। आयशा उमर मेरी बहन है। आयशा उमर को मैं क्या सजेस्ट करूँगा? हाँ, मैं यही कहूँगा आयशा उमर बस मैं और तुम काम करते रहे। यासिर हुसैन। यासिर हुसैन इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर एंड वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। और यासिर हुसैन की जो रेंज है वो कमाल है, और मैं ऑलरेडी 2 बार मैं इस्टेब्लिश कर चुका हूँ इन 6 साल ये एंड जारे दीपा। बिल्कुल ठीक है सर। लास्ट में जो यूथ देख रही है, फिल्म करना चाहती है, ड्रामा करना चाहती है, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सर मैं ये मैसेज करना चाहूँगा कि आप जो है ना नहीं देखें, हम तो पुराने हो गए हैं, हम तो अपनी दावटी चला रहे हैं। आपके पास वो प्लेटफॉर्म है जो हमारे पास नहीं था। जो बेस्ट वे है टू इमर्ज एज अ फिल्म मेकर राइट नाउ, वो है कि आप अपने महदूद वसाइल में एक शॉर्ट फिल्म बनाएं। और वो शॉर्ट फिल्म आप यूट्यूब के व्यूज़ के लिए नहीं बनाएं, वो शॉर्ट फिल्म आप किसी को, अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए नहीं बनाएं। आप सिर्फ आर्ट सिनेमा की तरफ जाएं। आप देखें कि पिछले शॉर्ट मूवीज़ जो हर साल ऑस्कर में सेलेक्ट होती हैं, पिछले 5 साल की लिस्ट मंगवा लें, डाउनलोड करें, यूट्यूब पे पढ़िए, देख लें, ठीक है। आप ईरानियन शॉर्ट फिल्में देखें, आप सत्यजीत रे साहब की 3 शॉर्ट फिल्में वो देखिए, क्रिस्टोफर नोलन की शॉर्ट मूवी है। आप शॉर्ट मूवी देखें, आप शॉर्ट फिल्म बनाएं, और शॉर्ट फिल्म बना के दुनिया भर के फेस्टिवल में जाएं, और जिस फेस्टिवल में जाएं अपना पूरा स्क्रिप्ट प्रेजेंटेशन के साथ तैयार होके जाएं। रेड कार्पेट को छोड़ दें, आप हर जगह जाएं, हर बंदे से मिलें कि सब मैं पाकिस्तान से आऊँ, फिर देखो ये मैंने छोटी सी शॉर्ट फिल्म बनाई है, एक्चुअली मेरी फिल्म का आइडिया। अगर आप पैसे लगाएंगे मेरी फिल्म के अंदर तो मैं इसी कहानी को बहुत बड़ा करूँ। ये ऑलरेडी साइंस सादिक ने किया, उन्होंने एक छोटी सी फिल्म बनाई, और उस फिल्म को शॉर्ट फिल्म बनाई 20 मिनट की, उसको लेकर वीनस में गए। वीनस से उन्होंने फंडिंग उठाई, इज्जत ली, वहाँ से डोनर्स को अटैक किया, फंडर्स को अटैक किया, और उसके बाद उसी शॉर्ट फिल्म के ऊपर उन्होंने जॉयलैंड बने। क्या बात। पूरी दुनिया में जितने आपके फिल्म मेकर्स हैं, मैं भी यूके में था, मैं अभी ब्लैकबर्न में एक फेस्टिवल में होकर आया, वहाँ पे सब लोग अपनी शॉर्ट फिल्म में लड़के लेके आए, और क्या टैलेंटेड लड़के हैं। और वो हर शॉर्ट फिल्म के ऊपर गई है कि ये हमारा एक CV है, ये हमारा CV है, हमें इसी कहानी को बड़े बढ़ते हुए दिखाना है, बड़ी बड़ी कास्ट के साथ, बड़े प्रोडक्शन डिज़ाइन के साथ, हमें पैसे दे, पर पैसे मिलते हैं। हमारे यहाँ हर आदमी की शॉर्ट फिल्म बनानी है, उसको व्यूज़ चाहिए यूट्यूब, फिर वो वही बनाता है जो उसको लगता है कि चलेगा। नहीं चलो, आप शॉर्ट फिल्म सेंसिटिव इशूज़ के ऊपर। ठीक है, कैसा लगा यहाँ पे मेरे पास आके, और पॉडकास्ट कैसा रहा? सर कॉफ़ी मज़े की थी। अच्छा, कॉफी। और आप अच्छे आदमी हैं, और मुझे लगता है कि आपको बहुत मायूसी हुई होगी क्योंकि कंट्रोवर्सी में कुछ दे नहीं पाया आपको, ठीक है। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि डायरेक्टर के झगड़े होने चाहिए एक्टर से, प्रोड्यूसर से, सबसे झगड़े होने चाहिए। वो झगड़े वैनिटी रूम में होने चाहिए, कमरे में होने चाहिए। जब आप बाहर आए ना तो आप एक जुबान में रहे। क्या बात। वजह प्रोजेक्ट से बड़ा कोई नहीं है, ठीक है। हमारे वो यार हैं बड़े प्यारे, मेरा बहुत प्यारा दोस्त है, भाई है मेरा, उमर अभी बुल्ला उन्होंने बनाई है, अभी वो 2 फिल्में बना रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा यार बात ही है मेरे भाई, ठीक है
मार्केट में 4 लोग कह रहे हैं कि बुल्ला नहीं चली और 4 लोग कह रहे हैं बुल्ला चली है, और तुम तो ऐसे बिहेव करो ना कि चल गई है, आपस में तो मत लड़ो ना। एक्टर जो है वो राइटर को कोस रहा है, राइटर जो है वो डायरेक्टर को सुना रहा है, डायरेक्टर को आपने बुला के आपने उनसे कुछ बुलवा लिया, ठीक है ना। सो आप लड़े ना सर, लड़ाई होनी चाहिए सलाम, लेकिन वो अलग होने चाहिए, ठीक हो गया, यहाँ नहीं होने चाहिए। ठीक है। मुझे कब कास्ट करें, मुझे कब कास्ट करें? सर मैं बिलीव, अच्छा मैं एक्चुअली कॉज कर सकता हूँ आपको, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ ओपन ऑडिशंस के ऊपर। मैं लाहौर में जितनी फिल्में बनाई हैं मैंने ऑडिशन किए हैं, और मैंने ऑडिशन में लोगों को लिया है, मेरे से लोगों ने काम किया। आपको इंडस्ट्री में ऐसे 6, 8, 10 लोग मिलेंगे कि रैंडमली मैं आपको बताऊँ, अभी हमने भंवर किया, तो भंवर में एक कैरेक्टर है एक लड़की का जो जेंजी, हमने एक बच्ची दिखानी है, लेकिन कास्टिंग डिस्कस कर रहे थे मैं और असद सिद्दीकी उनके ऑफिस में, तो एक रैंडमली किसी ने इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज किया, हेलो सर आई एम लाइबा फ्रॉम लाहौर, मैं कराची में काम कर रही हूँ, ये वो, और मैंने उसको खोला तो एग्जैक्टली वो कैरेक्टर टाइप था। मैंने कहा फिर राइट नाउ, तो मैंने कहा वो आ गई आधे घंटे में। अच्छा, जब वो स्टूडियो से उतरी, वो किसी, अच्छा क्या अगेन जो एक होता है ना आग होती, वो शूट के अंदर से उसने गाड़ी पकड़ी कि मैं आ रही है एक सीन के बीच में, और वो आगे गाड़ी पकड़ रही थी, और जब वो CBS उतरी थी और मैं ऐसा देख रहा था, मुझे पता लगे था ये रखी हमने नहीं। तो उसने एक मैसेज किया, और वो एक दिन के बाद हमारे एक इम्पोर्टेंट रोल कर रही थी। क्या बात है। हमारे यहाँ हम लोग डरते हैं, हम अप्रोच नहीं करते हैं। मैं हूँ ना, मैं मेरे पास इतना काम है कि मैं अगले 2 साल तक मैं बिल्कुल बुक हूँ। अब मैं ऐसा कहता हूँ कि भाई एज अ डायरेक्टर मेरे पास कोई मैं काम करने को तैयार नहीं हूँ, ना टीवी ना फिल्म। एज अ राइटर मुझसे कुछ लिखवाना चाहें उसमें भी फिर मैं देख लूँगा कुछ मामलात के लिए, ठीक है। इसके बावजूद मैं नेटवर्किंग पे बिलीव करता हूँ, ठीक है। मैं अगर लाहौर में आया हूँ यहाँ पे, मुझे लगता है कि 6 पोटेंशियल प्रोड्यूसर्स हैं, मैं सबको मिलता हूँ, सलाम करता हूँ, गप लगाता हूँ, सर कैसे हैं आप, चीज़ें तो इसके मैं इनकी नज़र में रहूँ, सही बात। ठीक है। हमें लगता है कि हम काम नहीं मांगेंगे, काम मांगे हैं सब। आप अगर टैलेंटेड है आप काम मांगे। आपने मुझसे कहा कि मुझे कब काम देंगे, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि आपको काम मांगना चाहिए। मैं काम मांगता हूँ लोगों से, आप काम मांगने में कोई हर्ज नहीं, ऐसे ही है। तो आप आए, हिम्मत है मेरे में ना। मैं हमेशा कहता हूँ ये एक अच्छा ये एक पॉइंट बड़ा मजे का, मैंने एक फिल्म बनाई थी शनोगे। अच्छा, ठुका भाई कब गई पता नहीं चला किसी को, वो फिल्म बैन हो गई थी पाकिस्तान में, उसके साथ बड़े मसले हुए थे। वो एक मोटर पे रेप इंसिडेंट हुआ था यहाँ, हाँ जी हुआ। उसके बाद वहाँ के एक पुलिस ऑफिसर ने एक बयान दिया था, उसकी रोशनी में मैंने एक छोटी सी आर्ट मूवी बनाई थी, जिसमें एक बाइकर जो है वो जाती है बलूचिस्तान में, और उसके साथ क्या होता है देन उसके ऊपर छोटी सी कहानी थी। तो उसमें ये था कि हमें एक बाइकर दिखानी थी, तो हमने उस ज़माने में कराची में एक लड़की थी, उनका नाम था मरीना, वो पश्तून अफगान पश्तून था। तो हम उनको लेकर आए थे कि हम जो एक्टर्स लेके आएंगे, तुमने उनको बाइक वाइक चला के सिखाना, फिल्म के अंदर बहुत से स्टंट हैं और तुम मुझसे चीट करोगे। तो हम कुछ बड़ी एक्ट्रेसेस से बात चल रही थी। अच्छा, एक दिन वो बच्ची बैठी हुई थी, उसने कहा बात सुने, ये मैंने स्क्रिप्ट पढ़ लिया आपका, ये तो वो सारा दिन मैं कर रही होती हूँ, मुझसे आप क्यों नहीं करवाते। अच्छा, तो मैंने कहा ना तुम नहीं कर पाओगे ना, तो कहती तुम एक्ट्रेस लेके आप उसको सिखाएंगे बाइक कैसे चलानी है, मुझे एक्टिंग सिखा देना आप। तो मुझे याद है मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा यार बेटा मुझ में तो हिम्मत है आपको नहीं। उसने मुझे कहा जो अब मैं खुद कहीं ना कहीं कोड करता हूँ, मेरा लोगों को लगता है मेरा जुमला है, तो उसने, मैंने कहा बेटा इट्स वेरी चैलेंजिंग। तो उसने कहा कि सर मुझ में तो हिम्मत है चैलेंज लेने की, आप में हिम्मत है देने की। क्या बात है। मैंने, आप गूगल कीजिएगा शनोगे, आप पहले देखिएगा, उस लड़की के इतने इंटरव्यूज बाद में हुए उस वक्त। तो शनोगे में मरीना खान ने वो कैरेक्टर किया। अच्छा, हमने 1 महीना उसका वर्कशॉप किया था एक्टिंग, और उस बंदी ने, देखी था एक्सट्रीमली लो बजट फिल्म थी, ठीक। उस बंदी ने उड़ा के रख दी। उस फिल्म की बेस के ऊपर वो तो फेस्टिवल में गई, वो कनाडा चली गई पूरी फैमिली के साथ, ठीक है। तो अगेन वही है कि मुझ में हिम्मत है सर चैलेंज देने की, आप में हिम्मत है चैलेंज लेनी। आप एक्टिंग को फॉर ग्रांटेड लेते हैं क्या? पॉडकास्ट जो है वो आपके लिए सिर्फ डॉलर कमाने का एक जरिया है क्या? इसके अलावा आप कुछ अलग से जॉब कर रहे हैं? मैं ऐसे आदमी को सीरियस लेने को तैयार नहीं जो कहता है कि सर मैं बेसिकली ये काम करता हूँ, एक्टिंग का मुझे शौक है। नहीं सर, एक्टिंग आपका ब्रेड एंड बटर होना चाहिए, ऐसी, ठीक है। आप टांग पे टांग रख के सुनते हैं कहानियां नवाजुद्दीन सिद्दीकी की और इरफान खान, नाना पाटेकर की, जो मुंबई में आ गए और 10 साल उन्होंने भूख काटी, भागो, क्या एक्टर बनना चाहते थे ना सर, छोटा मोटा जॉब उन्होंने किया उसका, लेकिन वो कैरियर बनाने नहीं आए थे, उन्होंने अपनी एक साइड लाइन सेव नहीं की हुई थी। मतलब नवाजुद्दीन सिद्दीकी जब कहता है कि मैं एक्टिंग कैरियर को परस्यू करता और मैं वॉचमैन जॉब कर रहा था, तो वॉचमैन में उसको सीनियर वॉचमैन तो नहीं बनना था ना, वो तो दाल रोटी के लिए कर रहा था। तो माई पॉइंट इज वेरी सिंपल कि आप बहुत अच्छा एक्टर बन सकते हैं अगर आपकी टॉप प्रायोरिटी बनता, और आप माने या ना माने कि आपका इस वक्त जो हमारे कराची है वो सारा आउटसाइडर पे खड़ा हुआ है। नदीम बेग साहब कौन है? लाहौर से। लाहौर से, ठीक है। मेरा मोस्ट फेवरेट डायरेक्टर जो है टीवी का, कासिम अली बुरी, लाहौर से क्या है, ठीक है। क्या नाम है आपके? सारे एक्टर उठा कर देख लें, फवाद खान को देख लें, राज इकबाल को उठा कर देख लें, ठीक है, फरहान सईद को उठा के, ये सब लाहौर से क्यों उठा? तो ये आपकी लाहौर के लोग हैं,
लेकिन समझदार लोग थे, इन्होंने दाल रोटी कमानी थी इस इंडस्ट्री से, बिल्कुल ऐसे सारे के सारे वहाँ पहुंचे। फैसल कुरैशी पंजाब से उठा कराची चला गया, ऐसे सो कराची आपको चांस दे रहा है ना, सब आपको काम कर रहे हैं, तो वो पंजाबी ना सारे। बिल्कुल ऐसे और फैसल कुरैशी आ गया ना पंजाबी फिल्म करने के लिए, किन्जा भी आ गई पंजाबी फिल्म करने के लिए। तो आप चाहें एक्टिंग कैरियर को परस्यू करने के लिए कराची में पॉडकास्ट आप वहाँ पे भी कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छी कर सकते हैं, ठीक वहाँ पे आप ज़्यादा अच्छे डायरेक्टर घेर सकते हैं। आप मेरे जैसे के साथ आपको इंटरव्यू नहीं करना पड़ेगा। सो माय पॉइंट इज के साथ एक्टिंग बिल्कुल सीरियस लें आप प्लीज़। ठीक हो गया। आप यंग हैं, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, ठीक है, हैंडसम आदमी है, ठीक है, इसको लड़कियां फंसाने के बजाय, ठीक है, ठीक है, और वो करने के बजाय इसको एज एन एक्टर आप आए, आप क्यों नहीं बन सकते? एनीवन कैन। अगर मेरे जैसा आदमी राइटर डायरेक्टर बन सकता है तो सब कोई आदमी कुछ भी बन सकता है। सर वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, बड़ा मजा आया आपके साथ पॉडकास्ट करके। सही में। तो जी नाज़रीन, ये था आज का पॉडकास्ट, यकीनन आपको पसंद आया होगा। अपनी राय मुझे कमेंट्स में देना मत भूलिएगा। इसी के साथ देखते रहिए वॉइस ऑफ क्लिक मी पाकिस्तान। मुझे फिरोज चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।